बी सीटेड। देखो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले ऑब्जेक्टिव तय कर लेते हैं। अच्छे से सुनो, ठीक है। यू यूज फ्रॉम देयर, इन लोग को दे दो। अंकित इधर लाओ, देखना टाइमर मत लगाना उसमें। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जितना भी डिस्कस किए एथिक्स, ठीक है, वहाँ से आपको सवाल पूछे जाएंगे। नंबर 1 फर्स्ट, ताकि जितना भी आपने पढ़ाई किया 4-5 दिन वो ब्रशअप हो जाए। बोलना है, जिसको पूछा जाएगा बोलना है। हमको आता नहीं है, ये कोई गलती से भी नहीं बोल सकता है। आता नहीं है तो क्लास क्यों करता है तुम लोग? फिर इस चीज़ का ध्यान देना। बोलना है, कुछ भी बोलना है, मैं बोलना है। और कुछ भी मतलब कोशिश होना चाहिए कि अप्रोप्रिएट बोलने का, कुछ वेग नहीं बोलना है। एथिक्स में एक तो एथिक्स सब्जेक्टिव वेग है, और उसमें उल्टा पुल्टा बोल दोगे तो खत्म हो जाएगा बात। तो यू हैव टू स्टिक विद द पॉइंट्स, जो आपसे रिक्वायरमेंट है, जो आपसे पूछा जा रहा है। और यही चीज नॉलेज चेक हो जाएगा तुम्हारा 2020 एथिक्स पेपर में कि कितना सही सोच पा रहे हो। इसलिए यहाँ पे तुम्हारा क्या रहेगा कि 2020 का एथिक्स पेपर भी रहेगा, और उसमें देखेंगे कि आइडिया कितना डेवलप्ड हुआ है इतना दिन में। ठीक है, पहले हम लोग चलते हैं। पहला हम लोग का मॉड्यूल है, कॉपी से बात करेंगे पहले, जितना ही बताए हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और स्टार्ट कर रहा हूँ तो नो डाउट एक अच्छा स्टूडेंट से स्टार्ट करना चाहूँगा मैं, जो ठीक से डिफाइन कर सके। सुनील, वर्च्यू एथिक्स क्या होता है सभी को बताओ, और बच्चे लोग तुम लोग का कान खोल के सुनना है। सर वर्च्यू एथिक्स एक सुनिएगा अच्छे से, सब डिवीजन है सर। सब हो जाएगा कवर, सुनिएगा ठीक से। एक सब डिवीजन है सर। उस डोमेन में हम लोग को ये सिखाया जाता है कि हम लोग के पास जितना भी मतलब एथिकल प्रिंसिपल हम लोग के पास है, उस सब को प्रैक्टिकली हम लोग यूज में लाएं, सो दैट दे बिकम आवर हैबिट इन आवर डे टू डे लाइफ, and that will impact in our society whenever if anything become our habit, and then we do not need any effort to give strong impact in our society. Okay. अंकित तुम बताओ, what is your take on virtue ethics? क्या है वर्च्यू एथिक्स तुम्हारे हिसाब से? मेरे हिसाब से सर हम अपना मेरा जो वर्क है सर, जो हमारा वर्क है, जिसको हम एक प्रॉपर एथिकल वैल्यू के साथ उसको डिलीवर करते हैं अपने सर्विस को, वो हमारा वो सर वर्च्यू एथिक्स हुआ। अगर सपोज अगर हम किसी से प्रॉमिस किए हैं कि हम आपको इस टाइम में ये वर्क करके देंगे, तो उस टाइम में हमें ऑनेस्टी के साथ एक ट्रांसपेरेंसी के साथ उस वर्क को कंप्लीट किए, तो वो हमारा वर्च्यू एथिक्स हो गया। हाँ, तुम बताओ क्या है वर्च्यू एथिक्स? आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योर आंसर। सर वर्च्यू एथिक्स जो है वो एक जो है हैबिट डालने का एक हिस्सा है, वी कैन से मींस हैबिचुअल एक्शन में वी कैन से द डिफाइंस द वर्च्यू एथिक्स, कि जो भी करें हम, जो भी हम वर्क कर रहे हैं उसको हम अपने हैबिट में डाल दिए, वही हमारा वर्च्यू एथिक्स कहलाता है। जैसे कि मेरा सेल्फ का एग्जांपल है कि हार्ड वर्किंग जो मेरा हैबिचुअल एक्शन बन चुका है, वही मेरे लिए मेरा वर्च्यू एथिक्स है। यस, ठीक है, ओके। पिंटू तुम बताओ क्या है वर्च्यू एथिक्स? वर्च्यू एथिक्स वो है डिवीजन जिसमें सर हम अपने हैबिट को दिखाते हैं। हैबिट को मतलब जो मेरे अंदर जो हम शुरू से करते आ रहे हैं, शुरू से जो अपने टाइम में डेवलप कर चुके हैं कि वो चीज़ हमें वही टाइम में करना है, वो हैबिट हम बता दिए हैं कि हमको उस टाइम में वही करना है, तो उसी पर। ओके, ठीक है, मैं भूल गया था तुम लोगों को माइक देना। ओके, तुम बताओ वर्च्यू एथिक्स क्या है? ठीक है, माइक पास कर देना। क्या है बताओ, व्हाट इज वर्च्यू एथिक्स? किसी भी हैबिट को अपने कैरेक्टर में ही उतारना है। ओके, इसका फायदा क्या होता है? जैसे सिर्फ बोलते हैं ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, तो उससे नहीं होता है, उससे अगर हम अपने कैरेक्टर में उतार लिए तो। एक्सीलेंट। तो वर्च्यू सी हैज डिफाइंड ब्यूटीफुली। वर्च्यू एथिक्स का मतलब होता है नॉट टू लर्न रूल्स। रूल्स लर्न करने को वर्च्यू एथिक्स नहीं कहते हैं। जैसे एथिक्स में सिखाया जाता है कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, नो। यहाँ पे हम लर्निंग रूल्स पे ज्यादा फोकस नहीं करते, यहाँ पे हम हैबिट डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस करते हैं। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी थ्योरी में है, हम उस चीज को हैबिट में उतारते हैं, तो क्या कहते हैं? वर्च्यू एथिक्स कहते हैं।
अच्छा, वर्चू एथिक्स करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है? यस यू, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है वर्चू एथिक्स करने के लिए? क्या रिक्वायरमेंट है उसके लिए? हॉनेस्टी। ऑनेस्टी तो तुम्हारा वैल्यूज हो गया ना, वो करोगे। उसके लिए क्या चाहिए? व्हाट इज अ प्री कंडीशन इन ऑर्डर टू परफॉर्म वर्चू एथिक्स और इन ऑर्डर टू डू वर्चू एथिक्स? हैबिट। हैबिट में तो उतारना है जी, हैबिट में तो उतारना है उस चीज को। क्या प्री कंडीशन क्या चाहिए उसको? एनीवे, हाँ, दो पास करो। अब बोलो सुनील, क्या क्या चाहिए? सर इसका सर दो हम अभी बता सकते हैं, दो क्राइटेरिया। फर्स्ट तो सर एक तो बेसिक क्लियरिटी होना चाहिए सर वर्चू एथिक्स होता क्या है, दैट इज फर्स्ट वन। एंड सेकंड वन सर हम लोगों को प्रैक्टिकल विल पावर का बहुत ज़रूरत है इसमें सर। विल पावर रहेगा तभी हम लोग जितने भी किताबें लिखे हुए चीज़ है सर उसको हम लोग अपना रियल लाइफ में उतार सकते हैं। जैसे ऑनेस्टी बोलते हैं पर कितने आदमी को विल पावर होता नहीं है सर जो ऑनेस्टी को इम्प्लीमेंट कर सके रियल लाइफ में। तो ये दो चाहिए। ठीक है, रवाना जी को दो पास करो, इस तरह पास करो। बताइए तो वर्चू एथिक्स को परफॉर्म करने के लिए क्या प्री कंडीशन होनी चाहिए? जो इन्हीं किताब से आंसर हो, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? On behalf of myself, virtue ethics to be implemented into character, habit, and that's why it is to be taken into account to courage, justice, love, and temperament to convince yes to the situation and also to convince the people. How can you copy or you can inculcate this virtue ethics on your personality? What is the preconditions? I'm not asking you about the values. Yes. I'm asking you about precondition. How can you incorporate those values in your habit? Environment से cognitive knowledge से Yes, cognitive knowledge. yes Excellent. Pragmatism. yes pragmatism, practicality, Practical approach. practical approach, that is practicality. Practicality, yes. yes जो आदमी को प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं है वो क्या हैबिट में डालेगा? जी कई लोग तो घर में बैठ के बहुत बड़ा सपना देख सकते हैं हम्म। और कई लोग मेहनत करके सपना देखते हैं। जो मेहनत करके सपना देख रहे हैं वो हैबिट का हिस्सा है उसका। yes yes तो प्रैग्मेटिक अप्रोच इज द प्री कंडीशन। प्रैक्टिकल कहीं किताब में नहीं है ये, ठीक है? ये आपको सोचना पड़ेगा ये सब चीज। तो प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैग्मेटिज्म इज द नेसेसरी प्री कंडीशन सो दैट वी कैन हैव वर्चू एथिक्स। ठीक है रमाना जी, उसको दे दीजिए। ये बताओ ड्यूटी एथिक्स क्या होता है? व्हाट इज द ड्यूटी एथिक्स? छोड़ दो, किताब छोड़ दो। ड्यूटी एथिक्स बोल रहे हैं तो क्या हो सकता है ड्यूटी एथिक्स? हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो परफॉर्म करते हैं सर विद पॉजिटिव अप्रोच से, वो हमारा ड्यूटी एथिक्स होता है। एग्जांपल सर कोई एक IAS ऑफिसर अपना जो सर्विस डिलीवर करता है कोई पब्लिक के लिए विद ट्रांसपेरेंसी, डेडिकेशन, प्रिजर्वेंस के साथ, वो सर ड्यूटी एथिक्स हो गया। तो ड्यूटी एथिक्स क्या कैसा होना चाहिए? उसमें क्या क्या वैल्यूज रिक्वायरमेंट होना चाहिए? तो क्या क्या वैल्यूज हो उसके अंदर? यस सर। सो दैट ड्यूटी एथिक्स को बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया जाए। पहला सर ऑनेस्टी होना चाहिए, दूसरा आपका ट्रांसपेरेंसी, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन टुवर्ड्स वर्क एंड और सब प्रिजर्वेंस। ड्यूटी एथिक्स को दो अभिषेक को दो। ड्यूटी एथिक्स को हम लोग नॉन कॉन्सिक्वेंशियल एथिक्स भी कहते हैं, ऐसा क्यों? ड्यूटी एथिक्स को सर नॉन कॉन्सिक्वेंशियल एथिक्स भी कहते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि सर इसमें सर ड्यूटी एथिक्स में सर नॉन
नॉन कॉन्सिक्वेंशियल का मतलब है कि हमें नहीं सोचना है कि हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, इसको नॉन कॉन्सिक्वेंशियल। हाँ तो सर इसलिए कहते हैं ड्यूटी एथिक्स में सर ये देखा जाता है कि हमारे डिटर्मिनेशन और इंटीग्रिटी अकाउंटेबिलिटी को चेक करते हैं। इसमें मतलब अगर हमारा अगर ड्यूटी अकाउंटेबिलिटी इंटीग्रिटी अगर सही होगा तो रिजल्ट हमारा सही आएगा सर। तो रिजल्ट के बारे में तो बात ही नहीं है यहाँ पे, इसलिए हम नॉन कॉन्सिक्वेंशियल कहते हैं। हम कहाँ कॉन्सिक्वेंशियल बोले, हम तो यहाँ पे अभी तुमको कृष्ण जी वाला बात कर रहे हैं कि फल का चिंता मत करो, कार्य किए जाओ किए जाओ किए जाओ। तो ड्यूटी एथिक्स क्यों ऐसा थ्योरी है, ड्यूटी एथिक्स ऐसा फिलोसॉफी क्यों रखता है, इंक्लूड करता है, जब हम बात करते हैं कि ड्यूटी एथिक्स इज इक्वल टू नॉन कॉन्सिक्वेंशियल एथिक्स, ऐसा क्यों कहते हैं? मेरा सवाल समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? अच्छा ड्यूटी क्या होता है, ड्यूटी को जरा डिफाइन करके बताना सभी को, क्या होता है, व्हाट इज ड्यूटी? ड्यूटी सर जो हम कोई कार्य करते हैं सर इंटीग्रिटी अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करने के साथ, चाहे वो प्राइवेट में हो या चाहे पब्लिक में हो सर। कोई है स्टूडेंट जो ड्यूटी को ठीक से डिफाइन कर सके? सर ये सब वैल्यूज है जो एसोसिएटेड, हर एक चीज से एसोसिएटेड है। माय डियर स्टूडेंट, हर एक चीज से एसोसिएटेड। आपका वर्क एथिक्स में भी आपको ऑनेस्टी इंटीग्रिटी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते हो कि ड्यूटी, वो तो एसोसिएटेड वैल्यूज सब है, वो हर एक चीज होगा। टीचिंग करते हो उसमें भी ये वैल्यूज चाहिए, एक आईएएस है उसमें भी चाहिए, जो क्लास आ रहा है स्टूडेंट उसमें भी चाहिए वो सब वैल्यूज। तो ड्यूटी है क्या? प्लीज शेयर द बाइक। Duty may be defined as it is a task which we need to perform, having precondition that in proper manner, and there is some time period also included and some field where we have to perform the certain task that is called our duty. With in this principle, there are lots of ethical values are involved, like responsibility is one of best factor, because if you have responsibility, transparency, accountability, all are come under this. And that's the duties. And duty, should I need to give that answer non-sequential? Okay, I'm giving one example. Through that we can see the why duty theory can be considered as non-consequential theory. Because let us consider if a child give in his school time, if they only think about the result, that whether I am going to pass or not, that's a consequential. If the child is only preparing and he or she may not be thinking about the consequence, whatever be the result at the end of the year, if they do not mind about that one, then obviously the school child duty is to study, not to direct jump to the consequences. That's the very important. It also sometimes it bother to the person who is thinking about it. For example, if an IAS officer means IAS aspirant always think about it whether I am going to crack it or not, because there are very less number of degree. We can say that success rate. If the people will think that only 0.1% is clearing the exam, then how this many people, 12 lakh people are preparing for the same exam? How can I get through it? Then in this situation, the non-consequential theory is very important. Without having the proper knowledge about their result, they just do their duty, and whatever will be result, they will get at the end. Yes. ठीक है, पास टू द अनुराग जो भी पार्टिसिपेट नहीं किया है, क्या समझ में आया उसके बाद? सर ड्यूटी क्या है ड्यूटी, किस तरह डिफाइन किया है? डिफाइन करो तो फिर से। ड्यूटी जो आदमी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करता है सर। तो थोड़ा और अच्छे से बताओ, हम ये नहीं कहते तो कॉपी करो। यस सर। और अच्छे से बताओ। क्यों ड्यूटी इंपॉर्टेंट है? ड्यूटी सर, चलो बात हो गया ना इस ड्यूटी का, जो भी है थोड़ा बहुत
चलिए 2020 का क्वेश्चन खोल लीजिए। 2020 का 2B खोलिए। 2020 का जो भेजा है अभी अंकित ने सेक्शन ए में 2B खोलना है। सॉरी 2B बोल रहे हैं, रुक जाओ। हाँ वो हाँ 2A, ठीक है। बाकी में थोड़ा नॉलेज चाहिए। 2A है, मन में जरा क्वेश्चन पढ़ना सभी लोग। और मैं सबसे सवाल पूछूंगा सबसे पहले, तो क्वेश्चन क्या समझ में आया? क्योंकि क्वेश्चन समझना एथिक्स एक आर्ट है, बात समझे ना। तो 2A रामानंद जी को भी पढ़ना है, सभी स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ना है 2A। चलो हॉरिजॉन्टल कर लो, किसका है वो? हॉरिजॉन्टल करके देख लो ना। हो गया? पढ़ लिए सभी लोग अच्छे से? आई होप समझा सकते हो क्वेश्चन। हाँ हो गया, पढ़ाई हो गया 2A का। 2A का था ना? कहाँ क्वेश्चन नहीं समझ में आया क्या? क्वेश्चन कहाँ पे है? इतना ढीला दिमाग रहेगा तो काम नहीं चलने वाला है। इन यूपीएससी क्विकनेस पढ़ो जल्दी से, तेजी से पढ़ने दो पहले सबको। कौन एक्सप्लेन कर सकता है इस क्वेश्चन को ढंग से? हाँ अंकित। और लिया हो गया, पढ़ाई हो गया ठीक से? लेट्स गो। क्या है, अच्छा समझाओ। ये सर क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि अगर एक व्यक्ति के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट हो जाता है। कौन सा पढ़ रहे हो क्वेश्चन? 2A सर। 2A। हाँ तुम आंसर क्यों दे रहे हो? क्वेश्चन बताओ ना। क्वेश्चन ही बता रहे सर। क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन बताओ। हेट्रेड इज डिस्ट्रक्टिव ऑफ पर्सन विजडम, ये पढ़े हो ना? हाँ हाँ, विजडम एंड कॉन्साइंस। हेट्रेड जो होता है सर एक पर्सन्स के लिए उसके विजडम और देश के लिए भी उसके अगर एक व्यक्ति के साथ बहुत ज़्यादा हेट्रेड घिरना होता है सर, तो उसके पर्सनल के साथ साथ उसके देश के लिए भी वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। तो इसका आंसर भी देना चाहेंगे सर। ठीक है, और अच्छे से कोई एक्सप्लेन करेगा इस क्वेश्चन को? यस सर। रामानंद जी बताइए तो इस क्वेश्चन को ठीक से और इंटरप्रेट करके बताइए तो क्या है? यह है कि अगर घिरना जो है वो डिस्ट्रक्शन पैदा करता है पर्सन्स के माइंड और उसका जो सोच है, आत्मा है उसमें, और वो उस घृणात्मक सोच से एक देश का विकास नहीं हो सकता है। एक मिनट। और वो विष की तरह काम करता है। देश की स्पिरिट में वो विष की तरह, उसका जो देश का नेशन टेम्परामेंट है वो विष की तरह काम करता है। Do you agree with this view? Yes. जस्टिफाई करिए एक लाइन में, कैसे आपको लगता है ये सही चीज? जैसे सर जातीय विद्वेष है, धर्म के आधार पर जो विद्वेष है वो दंगा फैला देता है। उसके जातीय विद्वेष है तो हमको कोई अगर आदमी दूसरे कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा है तो उसके प्रति हमारी दया नहीं होती है। इवन को सही है तो अगर ऐसा मॉब होता है तो उसको मारपीट करके सेट कर दिया जाता है। और कोशिश करिए टच करने का, पर्सन विजडम और कोइंसाइडेंस को टच करने का प्रयास करिए अपने आंसर में। आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है 2 शब्द से, वहाँ पे समझना होगा, क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट समझना होगा। आपको रिस्ट्रिक्शन कहाँ पे है? पर्सन्स विजडम एंड कोइंसाइडेंस। आपका जो भी आंसर होना चाहिए वहाँ तक टच करना चाहिए आपके आंसर में, और बस 150 वर्ड में देना है आपको। एंड फॉर दैट यू और ये सर जैसे अगर कोई विचारधारा से, जैसे कोई डॉक्टर है तो अगर कोई सर ऐसे विचारधारा से जुड़ जाता है जो देश हित में नहीं हो, तो वो ऐसा सुनने में आता है कि वो आपका स्कैंडल में जुड़ गया तो किडनी वगैरह निकाल लेता है। हाँ। इस तरह का जो है घटना है, इससे रिलेट कर सकते। ठीक है, रिलेट कर सकते हैं। हाँ जाओ अभिषेक को तो जरा, अभिषेक को पास करो। और चाहिए आंसर चाहिए आपको।
आप कुछ भी सोच के आंसर दे सकते हैं इसमें, कुछ ये होता है एथिक्स का क्वेश्चन। यस जैसे कि सर इसमें बताया गया कि सर इसमें जैसे कि बताया गया कि घृणा जो है व्यक्ति का सोच और अंतर आत्मा को डिस्ट्रैक्ट करता है। ये मतलब कंट्री के लिए विष के समान है। जैसे कि सर हम देखते हैं सर गांव और में सर, जैसे कि गांव और में देखते हैं कि गांव के भाषा में जैसे कि डायन जैसे बोला जाता है सर, से उससे घृणा होती है, घृणा किया जाता है, जिससे मतलब कि समाज में मतलब उसके खिलाफ मतलब भेदभाव की स्थिति पैदा हो जाती है। भेदभाव की स्थिति और कहीं परिस्थिति में सर मॉब लिंचिंग तक हो जाता है सर। ये सर मतलब एक मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री के निर्माण के लिए सर बहुत हानिकारक है सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ, पास कर दो आकाश को। आकाश, तुम कोई नया एंगल देना चाहोगे इस क्वेश्चन को? यस सर। और डिफरेंट एंगल? यस सर। सर एग्जांपल दूँ या फिर एक्सप्लेन भी करूँ? बिल्कुल करो। हाँ सर, ये जैसे इसमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति का जो बुद्धिमत्ता होता है और इसका विस्डम होता है वो कैसे हाँ सर, हाँ जैसे सर किसी व्यक्ति को अगर घृणा तरह से देखते हैं और उसके साथ सही बिहेव नहीं करते हैं, तो इसका इफ़ेक्ट ना कि सिर्फ उस व्यक्ति पे ही पड़ता है कि इससे पूरा होल सोसाइटी, होल कंट्री पे पड़ता है। जैसे कि सर अभी एक एग्जांपल हम लेना चाहेंगे, ये हमारे जो सफाई कर्मी आते हैं, हाँ वो आते हैं तो बहुत से लोग क्या करते हैं, उनसे घृणा करते हैं। लगभग सारे लोग ही घृणा करते हैं। अगर मानिए वो हम लोग घृणा करते हैं या फिर कोई थर्ड पर्सन उनसे घृणा करता है, अगर वो उस काम को करना छोड़ दें तब तो फिर पूरा गंदगी फैल जाएगा, इससे पूरा सोसाइटी ख़राब हो जाएगा। तो सर ये किसी भी पर्सन्स के प्रति घृणा नहीं रखना चाहिए और घृणा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सर इससे उसकी अंतर आत्मा कॉन्साइंस का जो है ना हनन हो जाता है। और सर इससे बहुत से इफ़ेक्ट पड़ता है सोसाइटी पे और हमारे नेक्स्ट जनरेशन पे भी पड़ता है, पूरा कंट्री इन्वॉल्व हो जाता है सर। इसके पास करो, इसको पास करो। और अच्छा यस कोशिश रहेगा मेरा। ये नहीं, ये यूपीएससी का आंसर का रिक्वायरमेंट नहीं। यस, हम क्वेश्चन के दायरे में लेके देंगे सर। कि क्वेश्चन का कहना है कि हैट्रेड जो वर्ड है वो इंसान के विजडम और कोइंसाइंस का ख़त्म कर देता है और ये देश के लिए विष के समान है। ये बात तो सही है, क्योंकि ये जो हैट्रेड जो वर्ड है वो अंदर के सोचने की क्षमता को ही रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि ये यही है तो यही है, मतलब एक जो है तो रोक देना डायरेक्टली, वो उसके आगे जाएगा, जो मान लिया जैसे गॉड ने कहा वो सेम है। वैसा ही जिस तरह से देखा जाए बहुत सारा हमारे इंडियन सोसाइटी में इस तरह के बहुत सारे घटना होते रहे हैं हैट्रेड को लेके। जैसे डायमला इशू हमारे जो उठाए हैं टीममेट एंड ऑल्सो हमारे जो हैं सर, वो इस सब का एग्जांपल है। बात तो है कि ये वर्ड जो है ख़त्म कर देता है मतलब वही चीज़ बोल रहे हैं कि ख़त्म कर देता है कि आदमी जो है वो यहीं तक है। और कोइंसाइंस और विजडम वो आता है अंदर थिंकिंग और बिलीफ सिस्टम से। तो ये चीज़ जो है हैट्रेड वो वहीं पे उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है, वो अंदर सोचने देता ही नहीं है। अच्छा, थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जरा बताओ तो ऐसा कब हुआ था? है बहुत सारे भारत में कब हुआ है जहाँ पे हैट्रेड नेशंस का स्पिरिट को खत्म किया? सर जैसे आपका लीजिए जब इंदिरा गांधी मर गई थी, इंदिरा गांधी को मार दिया गया तो सिख दंगा भड़क गए और चुन करके सिख को दिल्ली में और जो एडजॉइनिंग एरिया है अभी जो NCR कहा जाता है, जितना भी सिख था उसको चुन करके मार दिया जाने लगा। हिंदू जो मेजॉरिटी कौम है भारत का,
they are the Hindus, and they started killing and got to massacre to Sikh community and spoil the nation spirit of the India. एक्सीलेंट आंसर, एक्सीलेंट आंसर। हाँ, और बहुत बढ़िया, ये आंसर परफेक्ट आंसर। और दूसरा है कि सर जब आपका दूसरा है कि जब जिसमें when it was the time of division of India, and that time also even kids, ladies and all sections of societies and all age group of the people, including women also, they were put to massacre, killing, and also they were even told that they were raped. So and that also destroyed the national feeling and patriotism, devotion. ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और क्या हो सकता है, चलो एक हो गया मास किलिंग, है ना, जेनोसाइड की बात करते हैं हम लोग, राइट्स का। दूसरा एंगल दो इसको, दूसरा एंगल तो देखते ही हो, हिस्ट्री गवाह है। यस सर, वर्ल्ड वार फर्स्ट। उसमें देश के बारे में नहीं सर, वहाँ पे भी तो एडोल्फ हिटलर, जिनको सर ज्यूज से बहुत ज़्यादा हेट्रेड था, एक हेट्रेड के कारण सब वर्ल्ड वार हो जाता है सर। बहुत बढ़िया। यस सर। हाँ, एक्सप्लेन करो उसको अच्छे से। सर जैसे कि एडोल्फ हिटलर को ज्यूज से बहुत ज़्यादा हेट्रेड था, वो एक हेट्रेड के कारण से पूरा वर्ल्ड वार 1 हो जाता है, फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो इससे क्या, सेकेंड वर्ल्ड वार, इससे कह सकते हैं कि सर कि ये हेट्रेड जो होता है वो एक कंट्री के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत सारा हिरोशिमा या नागासाकी उसका एक्सप्लेन कर दो, बहुत अच्छा। यस सर। ये डाइवर्सिफाई होना चाहिए। दूसरी बात है एससी एसटी के साथ शोषण होना। यस सर। इससे बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है? हेट्रेड था, हेट्रेड बेस्ड नेशन एज अ होल फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? यस सर। कोई तबका आगे निकला ही नहीं। तो आपके पास अभी आंसर हो गए, राइट्स से रिलेटेड, वर्ल्ड वार के एक्सपीरियंस से रिलेटेड, और जो एससी एसटी पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उससे रिलेटेड, और डायमेंशन नॉलेज। वर्ना सिस्टम इंडिपेंडेंस का भी आ सकता है। कैसे? जैसे कि सर नहीं ब्रदर नहीं, वो आ गया, उस तरफ ही आ गया। हाँ हाँ, वो तो दोहराना नहीं है पॉइंट को, वो पार्टीशन के ही आएगा सर। वो और ऐसे कौन सा कि सर समझ में आ गया ये सर, एक पॉइंट आंसर जस्टिफाई कर दिया, समझ में आ गया तुमको, जो ही नहीं कि हर एक आदमी एक पॉइंट पे एक ही वही पॉइंट रिपीट करो। ये दूसरा पॉइंट है सर। बिहार में जहाँ आता है उसके साथ बिहारी कहीं भी जाता है तो जब इलेक्शन पड़ता है, कहीं भी गया, जैसे महाराष्ट्र में गया तो उसमें जो कौन ठाकरे हैं सर, तो उसको वो बोल रहा था कि अगर जो बिहारी आता है उसका एग्जाम क्लियर हो जाता था तो उसका क्वेश्चन फाड़ दिया जाता था, उसको मतलब बाइकआउट कर दिया था एग्जाम देने से। इवन आपका असम में भी बिहारी को आता था एग्जाम देने। एक्सेसिव रीजनलिज्म, हाइपर नेशनलिज्म, ये सब भी एक रीजन है जिसकी वजह से नेशनल स्पिरिट पे फर्क पड़ता है। एक्सेसिव सोच लेना, मतलब किसी एक चीज को मान, रिचुअलिज्म को भी मान लेना, तो वो भी तो पैदा करता ही है। क्वांटम सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग मान रहे हो और स्ट्रॉन्ग मान रहे हो, तभी तो ये सब चीज हो रहा है। और हाँ, इस वर्ड से सर बहुत सारा कंट्री डिवाइड हुआ है, एक सेपरेट कंट्री बन जाता है इस वर्ड से। बिल्कुल बिल्कुल वही क्वांटम सिस्टम की बात कर रहा हूं। यस सर, हां ओके ओके ओके, वेरी गुड हो गया ना, ठीक है। अब सभी स्टूडेंट नहीं, मूव टू द नेक्स्ट वन। 3B का देख लो सभी स्टूडेंट, और अच्छे से देखना है। अब बाकी जो स्टूडेंट टच नहीं किए हो क्वेश्चन को, अब मैं उनसे पूछूंगा। 3B, द विल टू पावर एग्जिस्ट बट इट कैन बी टेम्प्ट एंड बी गाइडेड बाय रैशनैलिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ मॉरल ड्यूटी। गलती से भी हिंदी मत पढ़ना तुम लोग, हिंदी पढ़ोगे तो फिर नहीं रहेगा एज, इंग्लिश में ही पढ़ के समझना होगा उसको। The will to power exists, but it can be tempted and be guided by rationality and principles of moral duty. Examine this statement in the context of international relationship. तो पहले समझो कितना बढ़िया सवाल है।
बहुत 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 तगड़ा उम्दा सवाल है। हाँ पूजा, कैन यू इंटरप्रेट दिस क्वेश्चन? यू कैन यू इंटरप्रेट दिस क्वेश्चन? कौन अच्छे से इंटरप्रेट कर सकता है इस क्वेश्चन को? चलिए रामानंद जी क्वेश्चन को इंटरप्रेट करिए, तो बताइए तो क्या है, सभी लोग सीखो क्वेश्चन का मतलब क्या है। ये है कि सर द विल टू पावर एग्जिस्ट, जो पावर की पावर को एस्टेब्लिश करने की जो शक्ति है वो विद्यमान रहता है। इस केस में जब आपका जो रेशनलिटी है और मोरल ड्यूटी और रेशनलिटी, इस प्रिंसिपल के साथ आप इंटरनेशनल रिलेशन को रेगुलेट करते हैं। थोड़ा वेगनेस है आपको, थोड़ा नहीं, वेगनेस, रेशनलिटी और मोरल ड्यूटी बेस होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो अच्छा हो, तभी आप पावर को आप में जो राज करने की इच्छा है वो हो सकता है, उसको आप सफल कर सकते हैं। कोई और अच्छे से बता पाएगा इस क्वेश्चन को? ठीक है, आपने किया है, और कोई ढंग से इस क्वेश्चन को इंटरप्रेट कर पाओगे? यस सर, क्वेश्चन जो है द विल टू पावर एग्जिस्ट मीन्स जो हमारा जो सोच है कि हम पावरफुल बनेंगे, राज करें, हाँ राज करेंगे, वही तो है, पावरफुल बनेंगे। लेकिन ये तभी हो सकता है जब ये दो चीज़ प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जो कि क्वेश्चन में मेंशन किया गया, रेशनलिटी और मोरल ड्यूटी पे। अगर हम ये चीज़ को बेस्ट निभाते हैं तो हम द विल टू पावर एग्जिस्ट हम कर सकते हैं, पावर एग्जिस्ट वर्ल्ड में। नो, ऐसा कुछ नहीं है सर, मीन्स प्रिंसिपल है कि ये रेशनलिटी और मोरल ड्यूटी से अगर हम जाते हैं, इस प्रोसेस से जाते हैं, तो शक्ति कर सकते हैं, मीन्स हम पावरफुल बन सकते हैं। वी कैन से शक्ति विल टू पावर एग्जिस्ट। क्या नियर बाय हो, मगर अभी भी टोटल आंसर नहीं मेरे हिसाब से तुमने पूरा अच्छे से नहीं दिया आंसर। अच्छा सर, हाँ मीन्स शक्ति की इच्छा रखना विद्वान, हम हिंदी नहीं पढ़ रहे, मीन्स कि ये इच्छा ठीक है, ये इच्छा सब रखता है, ये नहीं कि हमको बनना ये इच्छा सबके पास है, लेकिन इसका जरिया जो है, इसका रास्ता प्रिंसिपल ये रेशनलिटी और मोरल ड्यूटी पे बेस्ड है। और इस कॉन्टेक्स्ट में हमको इंटरनेशनल रिलेशन कॉन्टेक्स्ट में बताना है, तो है इसका बहुत सारा एग्जाम्पल मेरे पास है सर। तुमको एग्जाम्पल पहले समझने दो ना, कि विद्यार्थी को समझ में आया तुम्हारा एक्सप्लेनेशन, समझ में आया इसने क्या बोला है? पूजा समझ में आया क्या बोला है? यू हैव अंडरस्टूड दिस? एक बार तुमको समझ में आया? हाँ, एक बार क्लैरिटी ला दो, समझाना होगा ना कुछ को ठीक से, एक बार क्लैरिटी लाते हैं समझाओ कि पावर किसी भी इंसान को कुछ भी इच्छा रखने का आज़ादी है। तो एक कंट्री को भी शक्ति की इच्छा, हम ग्रेट बनेंगे, हम पावरफुल बनेंगे, इसका सबको अपना इच्छा रहता है। लेकिन ये जो चीज़ है, ये अचीव करना, ये बोथ प्रिंसिपल मीन्स रेशनलिटी और मोरल ड्यूटी पे बेस्ट है कि इस प्रोसेस को ये मेरा बेस्ट रहेगा तो हम वो चीज़ अचीव कर सकते हैं, पावर। वी कैन समझ में आया तुम लोगों को? फिर से वेग हो गया क्या? से बोलना है, वेग हो गया क्या? समझ में आया? नहीं हम तुमको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, हमको समझ में आ गया तुम्हारा क्वेश्चन। मेरा ठीक है ना? हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं सबको समझ में आना चाहिए। कैन आई गिव यू द एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल? क्या तुम लोग को समझ में आया बिट्टू? बाबू आंख तो तुम्हारे पास भी है, कोई क्वेश्चन समझ में आया कुछ? क्या है क्वेश्चन? समझ में आ गया? अच्छे से दे पाओगे, एक्सप्लेनेशन कर पाओगे ठीक से? अभी से क्वेश्चन समझ में आया क्या लिखा गया है? बताओ। हर समय कहा था सत्ता का नशा। यस, हर आदमी एंजॉय करना चाहता है पावर को। हम पावर को एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? नाली में डाल के सबको। इधर देखो क्या है इसका मतलब, इधर समझो बात को। हर एक आदमी को, मैं इधर आऊंगा, मैं समझो ये कॉन्टेक्स्ट बोलने का मतलब क्या है। द विल टू पावर एग्जिस्ट, सबको अच्छा लगता है कि वो बंधे रहे, नशे में रहे, पावर के नशे में रहे। मगर इस चीज़ को रैशनलिटी, इस चीज़ को मैनिपुलेशन, पॉजिटिव डायरेक्शन में तभी मिल सकता है जब आपके पास इसके पीछे मोरल ड्यूटी छिपे हो। एक ठीक है, हम पूरा भारत को हम करेंगे, अपना मुट्ठी में लेके चलेंगे, मगर यस हम लेके चलेंगे तो इसके पीछे रैशनलिटी होना चाहिए, इसके पीछे मोरल ड्यूटी होना चाहिए। हिटलर ने भी जर्मनी को किया है, नेपोलियन ने पूरा यूरोप को ले लिया हाथ में। क्या हुआ उससे? उसको भी सत्ता का नशा था। वो नशा पूरा बेस्ड नहीं था रैशनलिटी पे, वो पूरा बेस्ड नहीं था मोरल ड्यूटी पे, इसलिए पूरा बर्बाद कर दिया यूरोप को, पूरा अपने कंट्री को भी बर्बाद कर दिया, पूरा वर्ल्ड को बर्बाद कर दिया इसने। तो बोला ठीक है सत्ता में रहिए,
अच्छी बात है, नशे में रहिए, सत्ता के नशे में, मैं एट द सेम टाइम और रैशनैलिटी पे बेस्ड होना चाहिए, वो मॉरल ड्यूटी पे बेस्ड होना चाहिए। अब इस स्टेटमेंट को इंटरनेशनल रिलेशनशिप से जोड़ के देखो, अब देखो कितना बढ़िया है कि ठीक है भारत पनपेगा, बढ़ेगा, इंडियन ओशन में रहेगा, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि नेबरिंग कंट्रीज के साथ वो गलत काम करेगा, बिग ब्रदर का एटीट्यूड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, चाइना नहीं बनेगा, एक्सेलेंट, साउथ चाइना सी में इस तरह का आतंक नहीं मचाएगा, हाँ सॉफ्ट पावर से जीतेगा दिल, है कि नहीं है, सॉफ्ट पावर से दिल जीतता है, क्यों, बुद्ध दिया है हमने, सिंपल सी बात है ना। अब उससे बढ़िया आंसर क्या हो सकता है, सॉफ्ट पावर, हमने बॉलीवुड दिया है जी, समझ रहे हो, इधर देखो बॉलीवुड दिया है हमने, हमारे हीरो लोग पहुंच जाता है वहाँ पे एडवर्टीजमेंट करने के लिए, अभी तो आरआर वाला भी बहुत चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बाहर कमाई हो रहा, ये पुष्पा मूवी आलू अर्जुन, बताओ बाहर 100 करोड़ रुपया कमाया है, क्या है, सॉफ्ट पावर है, हाँ तो फिर क्या है, तो देखिए समझ में आ गया ये, तो मैंने बस क्वेश्चन को इंटरप्रेट किया, आप तुम लोग अपने, अब जो बच्चे को इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में आता है, यही बच्चा यूपीएससी वाला ही विद्यार्थी बता सकता है इसका आंसर, कहता विल टू पावर एग्जिस्ट, ठीक है होना चाहिए, बट इट कैन बी टेम्प्ट, टेम्प्ट मतलब क्या, तो मैनिपुलेटेड एंड बी गाइडेड बाय रैशनैलिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ मॉरल ड्यूटी, इस पे बेस्ड आपको सत्ता का नशा में चूर होना है, ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जामिन दिस स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, बता दीजिए थोड़ा इंटरनेशनल रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में और थोड़ा कीजिए। In due course of international relation, the will to power can be extended in the terms of Modi ji, as Modi ji at the free of cost he distributed COVID-19 vaccine to many more countries, and even those countries are under vulnerable like Southeast Asian countries also, and also African countries, yes, Eastern African countries, and also platform, India joined the platform which takes the world to the free vaccination and also free COVID-19 vaccination. Yes, and second one is maintain the relation with China, that is a Panchsheel policy, and that depends to regard to respect the sovereignty of the countries adjoining the Indian Ocean, that is Indian subcontinent, and also in the time of warfare, in the time of emergency, donations given to the country, and also medical team also sent to the countries are victims in the case of emergency like floods and natural calamity. Yes, and also cultural figure like movies, actors, actress, they are not bind to one nation. They are freely moving and also propagating the ideas of love, ideas of brotherhoodness, ideas of universal oneness. That's it. ठीक है, ये इंटरनेशनल रिलेशन है, इससे थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है ना, आपका नॉलेज होना जरूरी है। एनीवे, यस, कैन आई समा बिल्कुल मत बोलो, हो गया, समथिंग पॉइंट्स छोड़ दो, मत बोलो, एक ही पे इतना वरी करना, जो इन्होंने आंसर दिया सर आप कीजिए, चलो इधर लाओ, ठीक है। देखो, हाँ देखो, अब यहाँ पे एक सवाल बहुत अच्छा हमको मिला है, जो तुम इंडियन सोसाइटी से भी देख सकते हो, डेट इज 5B। देखो तो 5B जरा पढ़ना, और इंग्लिश विद्यार्थी से मैं पूछूंगा क्योंकि बहुत सिंपल है इसका क्वेश्चन का मीनिंग। द करेंट इंटरनेट एक्सपेंशन, मनी में पढ़ना जी। हिंदी गलती से मत पढ़ना, इंग्लिश में ही सेंस डेवलप करो पढ़ने का। दो पिंटू को दो जरा इस क्वेश्चन को इंटरप्रेट करने के लिए। हिंदी में बोलोगे तो कोई काम करेंगे। मना
तुम्हारा है ये मोबाइल फोन क्या? अनुराग ये तुम्हारा है क्या? ये तो वो कर दो, बना दो। कीजिए। समझ गए क्वेश्चन को? समझा दो सबको, समझा दो। सर ये जो क्वेश्चन है सर, इसमें ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो हमारे द्वारा मतलब जो स्टूडेंट या कोई भी ह्यूमन के द्वारा जो इंटरनेट और ये सब चीज़ की ये जो सुविधा का ये सब चीज़ का यूज़ कर रहा है, इसके द्वारा हमारा जो ट्रेडिशन या जो कल्चर है इस पर क्या असर पड़ रहा है, या ये जो कल्चर है या ये जो कल्चर हमारा इंडियन कल्चर है ये डिस्ट्रॉय हो रहा है। ठीक है, हाँ ठीक है, तुमने बताया और अच्छे से बताओ अभी से, तुम इसको इंटरप्रेट बताओ। हाँ तुम्हारा ठीक है, बताओ तो क्या है क्वेश्चंस, उसका आंसर जानते हो? इंडियन सोसाइटी टेक्स लो इसका इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन तो बोलो। अभी के समय में जो इंटरनेट का इतना एक्सपेंशन हो रहा है हमारे समाज में, इससे सर हमारे कल्चर पे मतलब क्या इसका इफेक्ट पड़ा है सर? इसके बारे में बताना है सर। क्या इफेक्ट पड़ा नहीं है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट समझ में नहीं आता है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? हाँ, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि हमारे बीच में कंट्राडिक्शन कर रहा है ना, जो हमारा पुराना ट्रेडिशनल वैल्यूज है उसमें लगातार इंट्रोडक्शन और उस चीज को हम पीछे करते हुए जा रहे हैं और ये दिखता है। अभी देखो हम लोग जो बैठे हैं उसी में समझ में आता है। यस सर, क्वेश्चन समझ में आ गया ना सबको? समझ में आ गया क्वेश्चन सबको ठीक से? यू अंडरस्टूड क्वेश्चन? The current internet expansion has instilled a different set of cultural values which are often in conflict with traditional values. Discuss. एक पॉइंट बोल दो बस, एक ही डायमेंशन बस एक ही खींचना है, बोलो तो क्यों ऐसा है? जैसे कि सर पहले के समय में सर डाकिया चिट्ठी लेकर आता है, लेकिन अभी के समय हम डायरेक्ट सर सेकंडों में से किसी को सब मैसेज कर देते हैं SMS के द्वारा। ये इसको नहीं बोलते, ये ट्रेडिशनल वैल्यूज खत्म करना, ये तो अच्छी बात है ना, ये कम्युनिकेशन आपका बेटर हुआ। अब तुमको डाकिया डाक लाया वही का गाना सुनते रहोगे क्या? ट्रेडिशनल वैल्यू सर बोलो चेंज करो ना, डाइवर्सिफाई करो आंसर। आज जीडी क्लास में भी वही बोले हैं, डाइवर्सिफाई योर आंसर। बोलो जल्दी से, डाकिया वाला नहीं होगा सर। इसमें जैसे कि अपना कल्चर कैसे डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो इस मैटर में सर जैसे कि कोई भी बच्चा मोबाइल चला रहा है और उसी के जस्ट कुछ देर बाद उसके पापा आ जाता है और वो पापा के सामने मोबाइल चला रहा है। पहले क्या कल्चर था कि कोई भी आ गए बड़े तो मोबाइल और बंद करके सीधा अपने वर्क पर काम कर, पर अब के जो समय में है वो मोबाइल पर ही रहता है। ठीक है, हाँ अनुराग बताओ, बोलो। ऐसे बैठे नहीं बैठना है, स्पेक्टेटर रहेगा। बोलो क्या चेंजेस हुआ है इंटरनेट की वजह से? क्या कोई ट्रेडिशनल वैल्यूज था तुम्हारा जो खत्म हो गया? यस सर, जिसके पास कैपेबिलिटी था वो इंटरनेट से पढ़ रहा और जिसके पास नहीं वो नहीं पढ़ रहा सर। तुम गए इस बात में नहीं सर, मतलब देने सर क्या रिक्वायरमेंट है, आंसर क्या दे रहे हो बाबू? तुम पॉजिटिव साइड दे रहे हो, पॉजिटिव साइड पूछ ही नहीं रहा है वो सर, नेगेटिव साइड बोल रहा हूं। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है जरा बताना सबको चिल्लाते हुए। क्या है क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है? सभी के पास में आऊंगा, अब सभी एक एक पॉइंट याद करके रख लो। यस सर, एक ही पॉइंट करना, एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करना तो 20 मिनट हो जाएगा। चलो ठीक है, पास कर दो, अभी पास करो, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। यस सर, पहले कहीं अगर मेला लगता था तो जैसे कि आए दिन मतलब पहले हम देखते थे कि नुक्कड़ नाटक, रामलीला, यहाँ पे बहुत सारे आदमी जो थे इन्वॉल्व थे, वहाँ पे एक समाज पूरा सोसाइटी उठ के वहाँ पे जाता था देखने के लिए। लेकिन जब से इंटरनेट एक्सपांड हुआ है तब से आदमी अपने मोबाइल में इन्वॉल्व रहता है, अपने फ़ोन में। हर के सभी के घर में टीवी वगैरह आ गए, बहुत सारे टीवी सीरियल्स आ गए, जिसकी वजह से हमारा ट्रेडिशनल वैल्यू बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
बहुत खूब, अप्रिशिएट करता हूँ रामानंद जी। ठीक है, अब इस पे गलती से भी नहीं बोलना है, दूसरा डायमेंशन लीजिए। Without injection of TV, internet, women wear mostly saris and kurti, pajama, salwar suit, and gents or dhoti, kurta pajama. But the style of a costume changed, and women and boys started wearing jeans, t-shirt, and on the other side, women started wearing cardigans, and they have changed their costume design. This is the change of internet and western culture. ठीक, कस्टम्स पे उस पे कस्ट्यूम पे ड्रेसअप पे अंतर पड़ा है। ठीक है, पॉजिटिव साइड, वो पॉजिटिव है, उधर का पॉजिटिव भी है। रीजनल अभी भी है सर, वो नेगेटिव साइड नहीं हो सकता है सर। नेगेटिव साइड, आई एम नॉट सेइंग अबाउट द नेगेटिव साइड, कंफ्लिक्ट ओनली कंफ्लिक्ट गेट्स कंफ्लिक्ट। मजबूरी है कि हाँ सही है, हम समझ रहे तुम क्या बोल रहे हो। आंसर आपका प्रॉपर नहीं है, क्योंकि आपको रुको आई नो डैट, आपको आंसर इस लाइमलाइट पर दिखाना है कि कोई ट्रेडिशनल वैल्यूज आपका बहुत अच्छा था, अब इंटरनेट एक्सपेंशन वजह से उसमें डिस्ट्रक्शन हुआ है। अब जैसे कहेंगे कि अनटचेबिलिटी भी तो आपका एक पार्ट रहा है, वो खत्म हुआ तो बेटर है, उसको क्यों मेंशन करना है? क्वेश्चन का एसेंस समझना होगा हमको। यस गो ऑन। लेकिन आपका उससे आपका जो नया कल्चर शुरू हो रहा है उसको तब दिखाइएगा। कंफ्लिक्ट है कि वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, आप एसोसिएटेड फैक्टर हो गया, उसके बाद आगे बढ़ेगा तब पता लगेगा। ये सिर्फ ड्रेसिंग कल्चर को लेकर आप ये नहीं बोल सकते। ड्रेसिंग कल्चर तो और डेवलप हुआ तो अच्छी बात है। नहीं, कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से लोग पहनना शुरू कर देते हैं। आपके ट्रेडिशनल वैल्यूज पे कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है, बिल्कुल कस्टम पे पड़ा है, कस्ट्यूम पे पड़ा है, ड्रेसअप पे पड़ा है, कस्ट्यूम पे पड़ा है जी। पहले हम लोग कपड़ा जो पहनते थे, अभी पहनने का तरीका अलग हो गया है। अब इस चीज को हम दो तरीके से देख सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही देख सकते हैं। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। यदि हमको लग रहा है कि हमारा जो ट्रेडिशनल वैल्यूज था वो ज़्यादा बेटर था और उसको डिस्ट्रक्शन मिला है, तो यू शुड राइट डाउन दैट पॉइंट्स। और यदि लगता है कि ठीक है, धोती कपड़ा को यदि सूट ने रिप्लेस किया है, इट्स ओके है, तो फाइन है। और नेगेटिव में क्या बोलना चाह रहे हैं? तो करेंट इंटरनेट एक्सपेंशन से क्या हुआ कि नए नए कल्चरल वैल्यूज हमारे अंदर आने लगे जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं ट्रेडिशनल वैल्यूज से। तो ठीक है, कुर्ता कपड़ा को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारा टी शर्ट्स। अब उसका आउटकम्स क्या है, लोगों का रुझान क्या है, वो बात का विषय है, हाँ बोलो। As we see in that relation, in olden days we see that family all are gathering, and due to digitally, yes, very good. Nowadays we are seeing that all are busy with their own mobile phones or in the sense of digital, and many people are maintaining privacy. It may also create some conflicts between the peoples. And more one example is as we see in food styles. Excellent. In olden days we use that direct food that come from earth, soil, but nowadays we are using some pesticides and more changes are involved. Excellent, very good, excellent. ठीक है, yes, अमल भी कस्ट्यूम सेंस में चेंज हुआ है, फूड सेंस में चेंज हुआ। अभी तो बाबू स्विगी से मंगवाता है बर्गर इतना ऐसा बड़ा बोल गया का सिस्टम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ये बोल सकते हैं इसमें। कि नहीं है, बढ़ा है ना। कल्चर वैल्यू जो हम लोग फैमिली के साथ शेयर करते हैं, अरे भाई उसमें जोड़ना है तो जोड़ दीजिए, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली। आधे भोज का मेरा पॉइंट है, बोलती है आधे भोज का हैंडल करते हैं। हां, इतना क्या है कि अगर ऐसा होता है तो हम स्विगी से जोमेटो से मंगा लेते हैं। ये तो मेजर चेंज, बिल्कुल चेंज है, बिल्कुल चेंज है। पहले रतुआ होती आपका नहीं कि रतुआ खिलाइए बढ़िया से, है ना। अब कहाँ रतुआ देखा भाई, रतुआ मत दो, हटा ये भी चेंज है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट में अमेरिका का जब मूवी देख रहा था तो रतुआ देखा ही नहीं तुम लोग। यदि वहाँ पर रतुआ दिख जाता ना तो रतुआ मंगवाता तो दिक्कत ही है। चलो बोलो दूसरा पॉइंट। हाँ बोलो, बहुत अच्छा। नेक्स्ट पॉइंट बताओ, कोई डायमेंशन खींचो, क्या चेंजेस हुआ है?
सर पहले सब बच्चा बाहर में कबड्डी वगैरह बहुत सारा खेल खेलता था, लेकिन अभी सब वीडियो गेम दूसरा गेम खेलता है, जिससे आँख भी खराब होता है। आउटडोर गेम वर्सेस इंडोर। यदि हम बाहर खेलते ही नहीं तो कहाँ से कबड्डी को जन्म देते हैं? यदि हम बाहर खेलते ही नहीं तो कुश्ती को कहाँ जन्म देते हैं? भारत ने दिया है इस गेम को, गिल्ली डंडा दिया है भारत ने, और अभी बोलो गिल्ली डंडा खेल नहीं पाएगा भारतीय, ये हालत है ना। हमसे बढ़िया तो ईरान खेल लेता है कबड्डी, है कि नहीं है? तो बिल्कुल ये सभी चीज है। एक्सीलेंट, जाओ आगे बढ़ो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। यस, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ सेक्टर हम कह सकते हैं, क्योंकि हमारे जो पुराने जो हमारी कम्युनिटी जो है, जो होम्योपैथी जो अपने चीज़ से बिलोंग करते थे, वो अब जो है दर दर भटक रहे हैं इस चीज़ की वजह से, कि जो ट्रेडिशनल जो कम्युनिटी रहे हैं आजकल देखते हैं कि अगल बगल रोड के साइड बेचते हैं तो उनका कोई लेता भी नहीं है। वो हमारा अपना रीजनल और इसका ये डोमिनेंट था हिस्ट्री में। जिस इन टर्म्स ऑफ देखे तो कैसे एक बुद्धा का भी तो एग्जांपल है कि वो एक बीमारी को ख़त्म किए थे अपने पावर से और अपने जो नॉलेज था उससे। वो हमारा ट्रेडिशनल मेडिकल रिसोर्सेज था जो कि होम्योपैथी में अभी भी रिलेवेंस है, लेकिन इस आयुर्वेदा वी कैन से इंटरनेट का इस पे क्या काम है जरा बताओ। इंटरनेट का एक्सपेंशन से हुआ है कि वर्ल्ड खुल गया है, एक तो ये है, उसके बाद डोमिनेंस हो रहा है मार्केट में। एलोपैथी का बात कर रहे हो ना, तो ये एलोपैथी बहुत पहले से चल रहा है, ठीक है। इसमें इंटरनेट तो आया भी नहीं था उस समय। अच्छा सर, इंटरनेट हाँ ऐसा है। क्या बोल रहे हैं, एलोपैथी का जो चीज है वो इंटरनेट से पहले वर्क फ्रॉम होम कहिए, वर्किंग कल्चर, हाँ वर्किंग कल्चर, यस। इंटरनेट है तो डिजिटली आप कनेक्टेड है, उसके डिजिटल बेस क्या होता है? अच्छा सर, और भी तो है, हाँ पॉइंट्स हैं। वर्किंग कल्चर तो एक ट्रेडिशनल वैल्यू के साथ कौन सा जाते थे दुकान में देखते थे, सुनो पहले जाते थे तो दुकान में खरीदते थे कि ठीक है ये चीज को कपड़ा अच्छा लगा हमको, इसको साइड में रख दीजिएगा, आते हैं कल लेने के लिए। सर हेल्थ सेक्टर में बताते हैं, हेल्थ सेक्टर में बच्चा को भेज देगा, आप 50 रुपए कम भेज देगा उसको। और हेल्थ सेक्टर में है, हम बताते मेरे पास सर बता दिए वही बात। सर हेल्थ सर नहीं सर हेल्थ सेक्टर में मेरे पास पॉइंट्स हैं सर। पहले सर एक मिनट, पहले ऑफलाइन चेकअप होता था, लेकिन अब जो है डिजिटली यहाँ पे डॉक्टर लोग रहते हैं, अपॉइंटमेंट लेके आप डायरेक्टली दिखा लिया जाता है बिकॉज ऑफ इंटरनेट। पहले हम लोग इंटरेक्ट करके करते थे। तुम लोगों को पहले ये भी पता नहीं चला कि ट्रेडिशनल मतलब क्या है। सही बात, छोड़िए सर हम बताते हैं सर। ठीक है, तुमने समझ लिया है सर एक एग्जांपल सर एजुकेशन सिस्टम में है सर। जैसे कि पहले हम लोग किताब पढ़ते थे, अब डायरेक्ट पीडीएफ पढ़ते हैं, जो डायरेक्टली हम लोग का आँख पे इम्पैक्ट पड़ता है सर। हम लोग पहले किताब पढ़ के स्टोरी समझने की कोशिश करते हैं, आजकल डायरेक्ट यूट्यूब का वीडियो देख के, और जबकि हम लोग को उतना क्योंकि पढ़ने का रीडिंग हैबिट ही खत्म हो गया, जो एक बहुत खराब आदत है सर। इंडोर आउटडोर और फिजिकल एक्टिविटी में भी सर काफ़ी होता था। पहले लोग क्या करते थे, रनिंग चल जाते थे, कसरत, हाँ कसरत घर घर कसरत, घर कसरत था उस समय, घर घर लोग कसरत करते थे कि नहीं है रमन जी? अभी लोग को जाना है जिम, इंस्टाग्राम में फोटो डालना है। यस सर, तो नहीं हम नहीं डालते, ये डालता है सर। तुम चलाते ही नहीं है। हाँ सर, फोटो में भी सर पहले का सर जितना ही फोटो होता था सर हम लोग साफ करके रखते थे, एक मेमोरी बना के। और अभी गूगल क्लाउड में रख देते हैं, जो कि कभी देखने का भी फुर्सत नहीं है लोगों के पास। आपको गूगल मैसेज करता है आपके ये फोटो? हाँ वो रहता है तो आदमी कितना उसका एक्टिव होकर देखता है नोटिफिकेशन। एक बात मेरे पास आया, ओपननेस सर ओपननेस। हाँ ये जो है आप जो है ना ईगोइज्म बढ़ा दिया है आदमी में, कि आदमी का पर्सनालिटी पूरा चेंज कर दिया है सर। वो तो आप बोल दिए ना सर, हम ओपननेस पे बात कर रहे हैं कि हम जो अभी देखते हैं सर, अभी का ह्यूमन और पहले का ह्यूमन में बहुत सारा चेंजेस आ चुका है इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट। पहले देखते थे तो आदमी ओपन रहता था, पूरा कोई भी बात हो तो दूसरों से शेयर करता था। लेकिन इंटरनेट आने की वजह से वो अब ज़्यादा जो है ना वो प्राइवेसी मेंटेन करता है बहुत ज़्यादा। और
और वो सीमित रह जाता है अपने अंदर, इगोइज्म, ये इस टाइप का जो है चीज़ है। हमारा इंडियन कल्चर वैल्यू रहा है अतिथि देवो भव। अभी क्या है तर्जुमा में वही तो क्यों? क्योंकि हम देख लिए हॉलीवुड का मूवी, 4-5 बार देखे हीरो को भगाते हुए हमारा इंडियन कल्चर क्या रहा है? कोई भी आया प्रॉब्लम भाग उठाने खिलाओ उसको सर। गेस्ट ये वैल्यूएशन हो गया, एक्सेस प्राइवेसी का बात हो गया। अभी पहले बात करते थे वासुदेव कुटुंबकम का बात करते थे हमारे देश, अभी किसका? आप तो झुमटा का भी बात नहीं करते ठीक से, है ना? हम महिमा तक का बात नहीं करते, जो कि हमारा सबसे नेबरिंग स्टेट है। तो फिर कितना चेंज हुआ है? क्यों? क्योंकि हमको अब आइडियोलॉजी पे कोई काम ही नहीं रहा है। अब हमको क्या काम करना है? अपना काम बनता ठीक ठीक ठीक, समझ गए ना? एक सर इसको बचाना कितना चीज हो गया सर। पहले हमने बुद्ध को दिया था, पहले हमने महावीर को दिया था, अब हम जाकिर हुसैन को दे रहे हैं। तो फिर चेंज हुआ कि सर उदाहरण पर इंटरनेट नक्सलाइट है, टेररिस्ट है। एक और इलेक्शन में सर ये आपका कैंपेन क्या फेसबुक और व्हाट्सएप से कैंपेन किया जाता है? पहले तो नेक्सल भी है झूठ, पहले भी हाँ ये बहुत बढ़िया केशव पटेल, हाँ मायावती, हाँ बहुत अच्छा मुद्दा उठाया मायावती। इससे पहले जो अभी कौन था अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, हाँ पूछता था रसिया उसको हेल्प किया था, तो वो ट्रेडिशनल वैल्यूज नहीं है। हम आपको बात पहले मैं रुको मोदी जी के रिस्पेक्ट में पहले सर आम सभा ज़्यादा होता था, चुनावी सभा, लेकिन अब इतना नहीं हो रहा है। आईटी से उसको हेल्प करेक्ट, आईटी से पहले देखो डोर टू डोर कैंपेन होता था। देखो महाराष्ट्र जीत के आई उत्तर प्रदेश में, कैसे जीत के आए? उनके जो गुरु थे केशुभाई पटेल जो थे, और कौन थे उसके? नहीं केशुभाई पटेल थे जो चप्पल में घिस के काम किए थे, क्या नाम है उनका? तो समाजवादी पार्टी को इतना आगे ले गए, बहुजन समाज पार्टी, नाम भूल रहे हैं, ये समाजवादी आदमी है, ठीक है ना? बताओ वो चप्पल में करते थे, कंपनी करते थे। अभी के टाइम में देखो इंटरनेट में कुछ भी तुम फैला दो, अपने आप बन जाता है सुर्खियां। तो ट्रेडिशनल वैल्यू खत्म हुआ कि नहीं हुआ? पहले घर घर जाते थे, काशीराम, पहले घर घर जाया जाता है। बाबू क्या दुख है? लिखो रे, क्या प्रॉब्लम है? पानी नहीं आता है ठीक से, लिखो। अभी है ऐसा केजरीवाल मगर मैं यदि मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन का बात करूं तो अभी हर एक जो नेता है, हर एक पार्टी वो क्या करता है? अपने तरीके से स्ट्रेटेजी अपनाता है कि यार सोशल मीडिया में कैसे हमको फेमस होना है। मैं आंसर दे रहा हूँ, समझ रहे हो ना? देखो आपका आंसर जो होना चाहिए वो पूरा डाइवर्स होना चाहिए। मोदी जी सर, गांधी जी जत्था के साथ चलते थे, हारमोनियम वगैरह हरे कृष्णा हरे राम करते थे, रघुपति राघव वगैरह बहुत सही बात है। और भी लोग जुड़ जाते हैं। सही बात है। पहले हमारे पास चैतन्य महाप्रभु का जतरा सिस्टम था, है ना? रामा हरे कृष्ण सुबह 4 बजे 5 बजे निकलते थे। अभी संख्या कितना कम रहा है कि नहीं? जैसे कि बहुत अच्छा अंकित ने पॉइंट आउट किया कि रामलीला और रासलीला पहले हमारे गांव में आता था, है कि नहीं? अब कहाँ आता? अब आगे कौन है? रामलीला होता नहीं जानते रामलीला को, ऐसे भगा देगा। कितना चेंज हो गया है सर। एंड इट इज ड्यू टू द टेस्ट ऑफ इंटरनेट। ये इंटरनेट की वजह से हुआ। टिकट करना है फिर आपने वहां से सुना पड़ा था प्लेटफॉर्म। आप कहे आपको सर पॉजिटिव चीज आया कि आप कट गया सर यहाँ पे सर ये अपने भारत में कितना अच्छा अच्छा डांस फॉर्म है सर। हाँ डांस फॉर्म, हाँ जैसे डांस पर भांगड़ा है, भरतनाट्यम है, कथकली है, लेकिन अब सर ये सब सर सरपास कर दिया जा रहा है वेस्टर्न इंटरनेट की वजह से। हम लोग हिप हॉप देख लेते हैं इंटरनेट पे, तो ये सब ऐसे दिखा देगा ऐसे करके यस सर। सर ये करेगा अरे श्रीमान जैसे आता है ऑर्केस्ट्रा, अब वो कौन आ गया है? वो मोबाइल से डीजे आ गया, मोबाइल पे डीजे है। ये समझ में आया सभी लोग को? देखो जैसे ही हैज पॉइंटेड आउट वेरी गुड पॉइंट। यदि हम आर्ट फॉर्म का भी बात करें तो हर जगह हमारा आर्ट फॉर्म कठपुतली था एक समय, खत्म हो गया, है ना? भरतनाट्यम अभी भी सर्वाइव करता है। मतलब जिस हिसाब से भरतनाट्यम का क्रेज है
और जिस हिसाब से हिप हॉप का क्रेज है, लॉकिंग पॉपिंग है, जो भी चलता है, ठीक है ना? अब बताओ जिस हिसाब से इनमें जो प्रचार प्रसार हुआ है उसके डांस का, हमारे इंडिया में हुआ ही नहीं। कोई तगड़ा डांस दिखा देता है तो लोग बोलते हैं अच्छा सिर्फ ऐसे डांस करते थे। अब लॉकिंग पॉपिंग माइकल जैक्सन का बात करेगा तो सबको पता है कि माइकल जैक्सन कोई है। ये भी कैसे हुआ? इंटरनेट से। इंटरनेट में इतना एक्सपांड किया हमारे ऊपर कि हम अपना ट्रेडिशनल आर्ट्स भी भूल गए। यस सर, बात समझ गए ना? यस सर। यस। और सर 150 वर्ड्स के लिए पर्याप्त है आंसर। लैंग्वेज का भी डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ गया। एक्सीलेंट। लैंग्वेज, पहले हम अपना नेटिव लैंग्वेज बोलने में कितना गर्व महसूस करते थे, है ना? अभी तो आदमी देखेगा, यदि पढ़ा लिखा आदमी है तो हिंदी में बोलेगा, इंग्लिश में बोलेगा, ठेठी में नहीं बोलता है। क्यों? पढ़े लिखे हैं, ठेठी में बोलेंगे तो इज्जत कम हो जाएगा ना? यस सर, इज्जत कम हो जाएगा। ये मेंटालिटी तभी आता है जब आपको इंटरनेट का कुछ ज्यादा ही एक्सपांशन रहता है और आपकी बुद्धि का बहुत सुंदर विकास हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल अपने भाषा से लगा होना चाहिए। सर ये अच्छा देखो वहां पे देखो, यस सर, 6A में जाओ, तेजी से यस 6A पढ़ो सभी लोग, और जिसके पास माइक है वहां से स्टार्ट करना। समझा? बेहतर मजा आएगा। क्या गजब का बात है ना? 6A देखिए तेजी से कोटेशन। हाँ सर, ये तो सर गाना है सर, भला ना कर सको बुरा भी मत करना, वही वाला। बहुत बढ़िया। यस सर। अगर सर एक्सप्लेन कर दे सर। हाँ कर दे। सर अगर किसी का भला ना कर सके सर तो उस समय उसके लिए बुरा भी नहीं करना चाहिए। अगर भला ना कर पाए तो अपना हाथ फोल्ड कर लो, मुझसे हाथ फोल्ड कर लो, मतलब पीछे हट जाओ। अगर किसी भी सिचुएशन में अगर हम लोग का कोई योगदान ना हो तो उस समय बोलना भी नहीं चाहिए सर। इन बिटवीन द सिचुएशन वी नीड नॉट टू इंटरप्ट एंड उसका मतलब जिस सिचुएशन में इंटरप्ट नहीं कर सकते उसमें ब्लेस कर दूँ कि तुम अच्छे से रहो, बस इतना ही है। समझ में आ गया? आई वी अंडरस्टूड गुजरात, समझ में आ गया? यस सर। देखो तुम थोड़ा सा और अच्छे से इंटरप्रेट कर सकते हो। लीजिए इसको और अच्छे से इंटरप्रिटेशन हो सकता है। देखो, कंडेम नॉन, इफ यू कैन स्ट्रेच आउट अ हेल्पिंग हैंड डू सो, इफ नॉट फोल्ड योर हैंड्स, ब्लेस योर ब्रदर्स एंड लेट देम गो देयर ओन वे। स्वामी विवेकानंद। क्या बोला है कि किसी को निंदा मत करो, ठीक है? कंडेम, किसी को निंदा नहीं करना है। यदि आपका हाथ फैलता है तो फैलाओ, यानी कि आप यदि मदद के योग्य हो तो बिल्कुल मदद करो। यदि नहीं कर सकते तो चुपचाप हाथ बंद कर लेना है। जो ब्रदर्स और सिस्टर आपके बिहाफ में जो काम करना चाहते हैं, योगदान पहुंचाना चाहते हैं, उसको ब्लेस कर दीजिए। ठीक है, हम तो नहीं कर पाए, आप करिए हमारे बिहाफ में। बात समझे? यानी कितना इंक्लूसिव सोच हुआ है ये। और जैसे कि बिल्कुल ये जो हम सुबह जो गाना सुनते हैं कि भला किसी का ना कर सको तो बुरा मत करना, बिल्कुल ये यही कोटेशन है ये। ऐसा क्यों? अगर आप अच्छा नहीं कर रहे हैं तो बुरा नहीं कीजिए और सोचिए, आशीर्वचन दीजिए, ऐसा है। तो इस चीज को थोड़ा सा और अच्छा ख्याल रखिए उसके बारे में। इसके बारे में और अच्छे से बताओ सभी लोग। अंकित बताओ थोड़ा और। ठीक है, क्वेश्चन तो समझ में आ गया। 150 तक तो होना चाहिए ना? यस सर। मगर नहीं, एक सिचुएशन पे नहीं होना चाहिए, थोड़ा डाइवर्ट होना चाहिए आपका आंसर। जितना डाइवर्सिफाई होगा उतना नंबर मिलेगा। अच्छा करिए, 10 में 5 लाना है कम से कम। यस सर। कौन? हाँ। 250 पे 125 आ गया तो बल्ले बल्ले हो गया। हो गया, टॉप 100 में आ गए। यस सर। अगर सर अगर कोई एनजीओ है, अगर कोई एनजीओ हमसे कोई डोनेशन मांगने आता है तो अगर हमारे पास मनी है तो हम उसको इन्वेस्ट कर देंगे। अगर नहीं है तो उसको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, उसका जहाँ तक होगा उसको सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे, ताकि वो एनजीओ और किसी और को हेल्प करे। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, और आगे बढ़ाओ उसको दो। हाँ बोलो बाबू, क्या समझते हो, कैसे करोगे ये चीज? स्वामी विवेकानंद बोला। यस तुम तो ग्रेट फैन हो उनके। हाँ बोलो। मुझे समझ में आया? यस हाँ, थोड़ा सा एक सिचुएशन बना दो। सिचुएशन
ये तो बहुत सिंपल है, ये तो हमको पूछना भी नहीं चाहिए। फिर ये पूछ रहा है एक बाकी स्टूडेंट 6B पे ध्यान दें। डिस्कस हो चुका है। हाँ डिस्कस हो चुका है, फिर से मैं एलिमेंट को वही कर रहा हूँ। हर टाइम हर एक दिमाग होता है, एथिक्स भी पहले भी क्लास हो चुका है। आंसर नया नया मिला तो मिलेगा ही मिलेगा, हर टाइम आदमी अलग है आदमी का, इसलिए एथिक्स ओपन एंडेड है। जैसा मूड हुआ वैसा आंसर बना, सिंपल बात है, समझे? लेकिन फ्यूचर क्या बोले नहीं बता पाओगे? जल्दी बोलो जल्दी बोलो। यस सिचुएशन सर नहीं हाँ सिचुएशन सर नहीं हो पा रहा। दो नहीं हो पा रहा सिचुएशन, ऐसे मान लो सर समझ लेकिन दो पास कर सभी लोग 6B की तरफ मूव करें। बाकी स्टूडेंट महात्मा गांधी का कोटेशन देखें वहां पे। तो बिल्कुल मैं यदि महात्मा गांधी का तो बिल्कुल मैं यहाँ कोटेशन भी करवा दूंगा तुमको, है ना? यस अब बोलो बाबू बोलो, अब बोलो ना कैसे होगा जी? जैसे एनजीओ एग्जाम्पल है, और भी बोलो ना, और भी तो हम डेली लाइफ में देखते ही हैं, आसपास ही है हमारा। फला फला कोचिंग मत जाना, क्यों? हमारा बच्चा वहां पढ़ता, वो चला जाएगा वहां पे तो भी विद्वान बन जाएगा, इसलिए मत जाना गलती से। सर जैसे कि हम देखते हैं एडुकेशनल फील्ड में कि कोई भी स्टूडेंट अगर जो तेज़ रहता है वो छोटे मतलब जो उससे थोड़ा लेस अमाउंट में जो मतलब जैसे उससे थोड़ा कम बुद्धि में रहता है तो वो कुछ क्वेश्चन पूछता है तो बड़ा वाला जो जिसका तेज़ दिमाग रहता है तो वो हल्का सा क्रिटिसाइज करके वो आंसर बताता है ताकि उसका मोरल जो वैल्यू है उसके अंदर वो दब जाए। तो ठीक है, क्या तुम्हारा आंसर सही है क्वेश्चन के हिसाब से? जो पूछना चाह रहा है वही है क्या तुम्हारा? इस केस में क्या होना चाहिए? लेट योर ब्रदर्स एंड सिस्टर टू परफॉर्म योर ड्यूटी। तो आप इसे को दे दो। अब बताओ इस पे भी बात नहीं करोगे तो फिर तो करते रह जाएगा। अब बोलो इसे। जैसे कि सर हमारे समाज में सर बहुत सारे मतलब इवेंट कार्यक्रम होता है, सामाजिक कार्य, उसके लिए मतलब डोनेशन इकट्ठा करने के लिए मतलब आते रहते हैं, लेकिन कितना व्यक्ति को होता है कि मतलब डोनेशन देता है, कितना व्यक्ति होता है कि हो नहीं देंगे, जाओ अच्छा चीज़ नहीं है, फालतू चीज़ है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमको अच्छा नहीं लगता है लेकिन वो तो सामाजिक कार्य है, ये मतलब सामाजिक कार्य के लिए किया जा रहा है। अगर अच्छा नहीं लगता ठीक है, हम नहीं कर सकते, लेकिन जो कर रहे हो अच्छा ठीक है करो। बहुत से जैसे कि हम देखते हैं हमारे सोसाइटी में ही भंगा दिया, सब देख नहीं है ना, भंगा दिया, बरतुआरी आया था भंगा दिया, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? सर वन मोर लड़की की शादी में हेल्प कर देना चाहिए, तो भंगा। लेकिन बेस्ट एग्जांपल है, आपको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। यदि आपको नहीं आता चुपचाप बैठो, अपने घर में बैठो, लेट्स अस डू। सर वो ऑर्फनेज है, उसको आर्थिक सहायता दे रहा है, हाँ क्या उसको हेल्प कर रहा है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही। हाँ बोलो सर जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे सर गर्ल्स एजुकेशन का है, गर्ल्स एजुकेशन को मोटिवेट करना चाहिए, उसको डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। ये सही। यस सर। सर जैसे मान लीजिए अपने सोसाइटी में कोई मान लीजिए शराब पी के आ रहा था और गिर गया लिफ्ट से, तो वहाँ पे दो आदमी था, एक कोई दूसरा था और एक मतलब एक मान लीजिए नहीं सर मान लीजिए एक आदमी शराब पी के गिर गया और उसको चोट लग गया,
तो वहाँ पे हम हैं और एक कोई आदमी है। तो हम अगर हम उस आदमी उन आदमी को उठा के उनका मदद कर रहे हैं, तो और दूसरा वाला जो है वो क्रिटिसाइज कर रहा है एहने छे मर्यादा है एकरा, तो सर ये यहाँ पे सर हो जाता है। सर उसको नहीं करना है वो नहीं करे ना, कौन बोल रहा है उसे करने के लिए, लेकिन अगर मैं कर रहा हूँ तो और उनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए सर। ये ठीक है, आप सुने तो एक काम करो, 6B सभी पढ़ लिए हो सभी लोग? क्या है द बेस्ट वे टू फाइंड योरसेल्फ इज टू लूज योरसेल्फ इन समराइज कर देते हैं क्वेश्चन। महात्मा गांधी। ओके सर, तो समराइज कर दीजिए पूरा डीप जो बिल्कुल क्वेश्चन समझा दो, सुनिए तो सुना दो। ये सर, इससे पहले इसको समराइज कर देते हैं जो हो गया समराइज, हो गया। अब कितना करें सर? अपने आप को ढूंढने का सबसे आसान तरीका ये, अपने आप को ढूंढने का मतलब यहाँ पर हम लोग अपना एक गोल को बोल सकते हैं। अपने आप को ढूंढना मतलब एक गोल को ढूंढना, एक अपने आप अपना गोल को ढूंढना का बेस्ट तरीका यही हो सकता है कि हम अपना जो सर्विस है अपना वो दूसरे के पर वो कर देंगे, सेक्रीफाइस कर दें। तो हम लोग अपना जो हम लोग का सर अपने आप को ढूंढना मतलब वही अपना एक मोटिवेशन मोटिव होना चाहिए सर कि कहाँ पर पहुँचना। एक गोल सेट कर दिया, जैसे महात्मा गांधी ने एक गोल सेट कर दिया, हमको इंडिपेंडेंस करना है, तो उन्होंने अपना पूरा जीवन ही सेक्रीफाइस कर दिया फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री। समर्पण का भाव, समर्पण, ठीक है, ये समर्पण का भाव है। ये सुनो द बेस्ट वे टू फाइंड योरसेल्फ, सबसे सही तरीका अपने आप को ढूंढने का क्या है कि आप दूसरे के प्रति, दूसरे के कार्य के प्रति समर्पित हो जाइए, अपने आप मिल जाइए कि आप कर क्या रहे हैं, है ना। फादर ऑफ नेशन ने ये कोटेशन दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, आप भूल गए ना, मग्न हो गए दूसरे के कार्य में। अब सर्विस टू द नेशन, सर्विस ऑफ अदर्स मतलब क्या, सर्विस टू द नेशन। आप देश के काम में, देश के विकास में अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप यहाँ से रुको 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 ना जी, कहाँ इतना हड़बड़ा रहे हो। इसी में थोड़ा सा लाइन आगे था। अब तुमको इसको ना ठीक से बताना होगा एक 150 वर्ड्स में कि महात्मा गांधी बोलना क्या चाहते हैं। तो ये जो भी चीज़ कर रहे हैं, यानी कि जो भी एजेंट होगा, जो भी अपने नेशंस के लिए परफॉर्म कर रहा होगा, उसके अंदर राष्ट्रवाद होना चाहिए ट्रू सेंस में। उसके बाद इंक्लूसिव डेवलपमेंट का अप्रोच होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ऐसे कोई आदमी जो नैरो माइंडेड आदमी है और जो बिल्कुल भी दूसरे का हित नहीं सोचता, वो तो नहीं करने वाला ये सब चीज़। तो पहले तो आपको समझना होगा कि किस डिसिप्लिन से हम अपने नेशंस को सर्व करें और कैसे अपने आप को भुला दें नेशन के लिए। बेस्ट एग्जाम्पल आर्मी हो सकता है, डिफेंस हो सकता है ना, और भी बहुत सारे। जैसे इस बार कोविड-19 में हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हो सकते हैं, जिसने अपने आप को भुला दिया। हम लोग सर उस क्वेश्चन का थोड़ा सा घुमाने वाला वो बात है। क्या? हम लोग का ड्यूटी का वैसी क्वेश्चन क्या घुमाने वाला है? देखो जरा, बोल रहा है घुमाने वाला से इसका मतलब ये कि आप एक सेकंड अपने आप को ढूंढने का सही तरीका वो है आप दूसरे में निछावर कर दे खुद को। तो इसका मतलब ये है कि आप वो काम कीजिएगा, जो काम कीजिएगा आप खुद, वो दूसरा कोई बोल के आपको डिफाइन कर देगा कि हाँ आप ये काम किए, आप बढ़िया, ये खराब है। करने का मतलब ये है कि हाँ कर्म से आपका पहचान करवा देगा। मगर वो कर्म क्या है? सर्विस ऑफ अदर्स। सर्विस ऑफ मीन्स हम काम करेंगे, जैसा काम करेंगे, आदमी मेरे बारे में क्रिटिसाइज करेगा बढ़िया तो हम बढ़िया कर लेंगे। अपने आप को ढूंढ लिए हम बढ़िया हैं। जुनूनी चीज है। हाँ, जुनून को रिफ्लेक्ट कर रहा है, नहीं समझ रहे? नहीं बात तो सही है सर। हाँ, अपने आप को कैसे ढूंढोगे? अपने आप को तब ढूंढोगे जब तुम व्यस्त हो जाओगे अपने सर्विस में और तुम अपने अस्तित्व को भूल गया। बात तो सही है सर, लेकिन सर यहाँ बोला अपने आप को ढूंढने का, हम खराब हैं या अच्छा है, वो अगर हम काम करेंगे तो मेरे को दूसरा कोई हमको फीडबैक देगा आप खराब काम किए, अच्छा काम किए, तो हम मेरा खुद डिफिनेशन हो गया कि हम क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन जो बोल रहा है बोल रहा है कि अपने आप को ढूंढना है, दूसरा कोई फीडबैक देगा उससे कोई मतलब नहीं है। यस, ये टकलू भटक गया सर। नहीं यार, नहीं यार, घूमे नहीं ये बात। सर इस कोटेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है सर भगवान महात्मा बुद्ध। देखो समझो बात को यहाँ। महात्मा बुद्ध सर वो एक किंग, बहुत बड़े सम्राट, राजा के बेटा थे, राजा थे एक। तो वो एक राज्य के गद्दी पे बैठ के भी वो समाज को सुधार सकते थे, लेकिन वो अपने वो इनलाइटमेंट की खोज में
अपने खुद मतलब खुद को खोजने के लिए हम क्या चीज़ हैं, तो वो अपने दूसरे को इनलाइट करने में मतलब सेल्वेशन में अपना ज़िंदगी पूरा गुजार दिए। और वो अपने आज वो भगवान बुद्ध पूरे विश्व में वो इनलाइटमेंट के नाम से, पीस के नाम से जाने जाते हैं। लाइट समझ गए ना? यस सर। विवेकानंद जी हो गए, राजा राम मोहन राय सर। सभी जितने फ्रीडम फाइटर है अब्राहम लिंकन से लेकर सभी सर्विस दी एंटरटेनमेंट ग्रुप। हां बिल्कुल। ये अब आ गया ना एक आंसर थोड़ा तो आ गया सबका। यस सर। अरिजीत सिंह छोड़ करके आपको ये प्रेस क्लास के बारे में। यस सर। ए समझ में आ गया सभी को? यस सर। मुझे समझ में आ गया इसका आंसर? ठीक है, आप पूजा की तरफ मूव कर दो। पिंटू, नताश और निराश क्या? हाँ पूजा करो, इस पे कुछ प्रकाश डालो। द बेस्ट वे टू फाइंड योरसेल्फ। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे। यस सर। एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे और 6C होगा। बाकी स्टूडेंट चले जाओ 6C की तरफ। बहुत ही लाजवाब सवाल है। एक इंटेलेक्ट चाहिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए, इतना आसान नहीं है क्वेश्चन समझना। ये मान जाएंगे सवाल। हिंदी कोई पढ़ा तो हम आई एम नॉट गोइंग टू कंसीडर। इंग्लिश पढ़ के समझो तो इसका बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है पूजा, बोलो तो इसका द बेस्ट वे टू फाइंड योरसेल्फ इज टू लूज योरसेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स। अगर हम लोग खुद को ढूंढना चाहते हैं तो हमें किसी और को बस सर्विस देना चाहिए। जैसे कि यस जैसे कि आप हम लोग को पढ़ाते हैं तो आप एक सर्विस दे रहे हैं। करेक्ट। और उसके पास विजन भी होना चाहिए सबसे। बिल्कुल सही बात है। और एग्जांपल क्या हो सकता है? एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे खींचो ना इसको। अच्छा एनीवे कोई बात नहीं, देख लो 6 लास्ट वन है, देख लो वहां पे। जल्दी पढ़ो, इसको समझना होगा सपोर्ट्स का। हाँ नहीं अभी नहीं बोलना, आंसर नहीं बोलना, लेट अदर 6B का सर, उसमें सर ड्यूटी एथिक्स को भी अच्छे से वो किया गया है सर। हाँ ठीक है, ड्यूटी एथिक्स बिल्कुल है ना, नॉन कॉन्सिक्वेंशियल एथिक्स। क्वेश्चन गलत सब समझ गया है सर, इसको सर आधा समझ गया नहीं सर, वो बात नहीं, वो तो लिख ले जाए, क्रिटिसाइज करता है। तुमको हमारा एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आया था क्या? बोलता है कि Yes, sir. हमको दूसरा लोग डिफाइन करेगा, हम मेरा कार्य करो। अच्छा माय डियर स्टूडेंट कोई बात नहीं है। 6C पे जाओ, ठीक से अच्छे से देखो वहाँ पे। ये बता दिया ना बहु पक्का IAS पास कर जाओगे। भाई हिंदी पढ़ेगा तो तोड़ देंगे फिर हड्डी। इस क्वेश्चन को हम डिफाइन किए थे सर पिछले बार। हाँ। अभी भूल गए। पिछले बार हम ही हेल्प किए होंगे। देखो इंग्लिश हिंदी नहीं पढ़ना है, मैं बोल रहा हूँ बार बार, हिंदी मत पढ़ना। क्या क्वेश्चन है बताइए, किस लेवल पे क्वेश्चन पूछा गया? सुक्रोट्स बोल दिए, बताओ इतना 1000 साल पहले तुम लोग के लिए सवाल रख के चले गए। सुक्रोट्स फिलोसोफर कहा जाता है। जरा सुने, कोई एक्सप्लेन कर सकता है इस क्वेश्चन को बढ़िया से? कर सकते हो सुनील? तुम तो वाई नॉट वाला तो बातें मत करो तुम। लीजिए रामानंद जी, कर पाओगे? अब कहाँ विवेकानंद कर दिए तो तुम ठीक है सबको इसमें सर कहा जा रहा है कि जो मॉरल सिस्टम है, सिस्टम ऑफ मॉरलिटी, जो इमोशनल वैल्यूज़ पर डिपेंड है, तो वो इल्यूजन है, एक तरह से माया है, व्यर्थ है। और दूसरा है कि थोरली वल्गर कंसेप्शन विच हैज़ नथिंग सो एंड नथिंग ट्रू,
और जो मेरा कंसेप्शन है अगर भलगर है, थोरो है, तो वो भी कुछ नहीं है और इसमें भी सच्चाई नहीं है। क्या वल्गर है थोरो, इसका मतलब? इसका मतलब है कि ये थोरोली भलगर कंसेप्शन का मतलब है कि जो मेरा अवधारणा है, हाँ, अवधारणा कोई किसी का उसका एविडेंस नहीं है, ठोस नहीं है, तो वो कोई काम का नहीं, उसमें वो भी सच नहीं है। यस सर, बहुत बढ़िया। समझ में आया क्वेश्चन सभी लोग को? समझ में आया? एक बार अच्छे से समझा दो तो ठीक है, बहुत अच्छा। आप आंसर देना चाहेंगे इसका? बहुत अच्छा। इसका आंसर नहीं, एक बार क्वेश्चन फिर से समझाओ सबको, उसके बाद देन गो फॉर द आंसर। ठीक है, यस सर, 100% करेगा। आगे बढ़िए। ये क्वेश्चन बिना पढ़े आंसर दे। नहीं क्वेश्चन समझ गए तो उसके बेसिस पे आंसर देना देंगे। नहीं हैव यू अंडरस्टूड पूजा यू? ये सर एक क्वेश्चन में बोल रहा है, ये एक सिस्टम ऑफ मॉरलिटी है जिसमें इमोशनल वैल्यू इंक्लूड है। वो एक सर माया है जिसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई एक वल्गर कॉन्सेप्ट है जिसमें कोई साउंड नहीं है, ना ही कोई उसका कोई सच्चाई है। साउंड नहीं है इसका मतलब कोई उसका लेंथ ब्रेथ नहीं है सर, कोई लेंथ ब्रेथ नहीं, उसका कोई हमारे सर दैनिक जीवन में कोई नहीं अस्तित्व नहीं है उसका, फिर भी उसको हम फॉलो किए जा रहे इसका आंसर दे सर। बड़ा ठीक है चलो, अब समझ में आया? यस सर, समझ में आया क्वेश्चन? यस सर, समझ में आया? लाओ इधर, पहले क्वेश्चन समझ आया सर, क्वेश्चन तो आ गया, इधर लाओ। कई बच्चों लोग का दिमाग बाबू ओल बोल है। देखो यहाँ पे देखो, सुनो पहले सुनो। पहले तो मोरालिटी क्या होता है जरा सुनना चाहेंगे। क्या होता है मोरालिटी? क्या होता है मोरालिटी? हाँ यही मोरालिटी है जी। क्या होता है मोरालिटी? कोई सर प्रोटोकॉल फिक्स कर दे सर, उसी को बोलेंगे। हाँ, इंडिविजुअल होता है सर, इंडिविजुअल भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ पीपल का भी हो सकता है। ऐसा नहीं ना सर, मतलब एक कंसेप्शनल डिवीजन बिटवीन राइट और रॉन्ग। हाँ, मगर किस चीज पे मोरालिटी? बिल्कुल मोरालिटी कम्स फ्रॉम योर मोरल वैल्यूज। ठीक है, मोरालिटी का मतलब होता है सेट ऑफ स्टैंडर्ड और गाइडलाइंस। ठीक है, जो इंडिविजुअल भी फिक्स कर सकता है या फिर सोसाइटी भी फिक्स कर सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल। अब बात समझिए यहाँ पे, ये कहाँ से आता है मोरालिटी? रिलीजियस किताब पढ़ने से भी आ सकता है आपका। आप यदि हिंदू धर्म से हैं तो आपका हिंदू वाला मोरालिटी रहेगा, गीता पढ़ेंगे। दूसरे वाला मान लीजिए कि आप यदि सेकुलर नेचर के हैं तो उसका मोरालिटी हो गया, वेस्टर्न कंट्री वाले हैं तो वेस्टर्न वाला मोरालिटी हो गया। तो मोरालिटी मतलब क्या है कि आपका सेट ऑफ गाइडलाइंस कह सकते हैं या सेट ऑफ नॉर्म्स कह सकते हैं, जो इंडिविजुअल भी डिफाइन कर सकता है या सोसाइटी भी कर सकता है। समझ में आया मोरालिटी? अब देखो, अब सवाल क्या है। इस तरह का जो सिस्टम है, मोरालिटी का जो सिस्टम है, जो पूरी तरीके से इमोशनल वैल्यूज पे टिका हुआ है, वो माया है, वो छलावा है। ठीक है, वो हकीकत में है ही नहीं, वो हकीकत में है ही नहीं। समझे? अ थॉरोली वल्गर कंसेप्शन व्हिच हैज नथिंग साउंड। इसमें यदि हम अवधारणा जो रामानंद जी बोले हैं, यदि नया तरीके से हम उसको बोले कि ये ऐसा किए तो इसका ये जस्टिफिकेशन है, हम वैसा किए तो वो जस्टिफिकेशन है, ये बेकार का चीज़ है, कोई लेना देना नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आपको बताना होगा कि मोरालिटी है क्या। ये मोरालिटी इमोशनल वैल्यूज नहीं हो सकता है। ये कोई आया, कोई लिया, कोई गलत काम किया और वो इमोशनल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेगी, यस हमने ये किया है। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे कि कोई बात कर रहा था डाउरी का, हम जस्टिफाई नहीं कर सकते डाउरी को। हमारा घर का भी आदमी ले और बाहर का ले तो थू थू, घर का ले तो बहुत अच्छा, ये कैसे हो सकता है? इमोशनल वैल्यूज नहीं होना चाहिए उसके अंदर। इमोशनल वैल्यू यदि होगा तो वो छलावा है, वो सेट ऑफ मोरालिटी हो ही नहीं सकता है। करंट अफेयर्स है सर, धर्म संसद का आयोजन हरिद्वार में किया जा रहा है, इंदौर में किया जा रहा है, और वहाँ जो एक धर्मगुरु हैं वो महात्मा गांधी को गाली दे रहे हैं। हाँ, वो धर्म समाज काली मतलब नाम नहीं चाहते थे। तो वो एक तो धर्म संसद है, वो मोरल बेस होना चाहिए, लेकिन उसमें राष्ट्रपिता गाली दी जा रही है, तो एक छला वो बिल्कुल होप सो। और भी क्या है, देखो कितना बढ़िया, देखो क्या सोच है। मैं तो कहूँगा कि मानूंगा मैं कि इस लेवल पे भी लोग लिख सकते हैं, इस लेवल पे भी सोच सकते हैं।
उसमें देखो शब्द भी है कि रिलेटिव इमोशनल वैल्यूज है, और वो रिलेटिव का मतलब बहुत डीप मीनिंग है। वो रिलेटिव इमोशनल्स कह रहे हैं। एक होता है सेक्रोसेंट इमोशनल वैल्यूज, एक होता है रिलेटिव। रिलेटिव मतलब क्या है कि जो आदमी इस चीज को एहसास कर रहा है उसके हिसाब से, यानी कि घर में कोई गलत चीज प्रैक्टिस होता है तो उसको हम जस्टिफाई कर देते हैं, बोलते नहीं ठीक ही तो है, सेटअप मोरालिटी है, ठीक ही तो है। मगर जब बाहर होता है तो उसको हम बोलते क्रिटिसाइज कर देते हैं। ये नहीं होता है मोरालिटी। मोरालिटी जो है जो बदले नहीं, जो सबके लिए बराबर हो, यूनिवर्सल हो, या सभी चीज के लिए, जिसके लिए बना है वो वहां पे लागू हो। वो चीज जिसके लिए बना है जी, वर्ल्ड का मोरालिटी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? लव कंपैशन वर्ल्ड का यूनिवर्सल मोरालिटी हो सकता है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आया सबको? क्या कोई डाउट है किसी को? हाँ, तो चलो ये बताओ हमको कि क्यों ऐसा होना चाहिए। इसका मीनिंग समझ गए ना? थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करो। चलो नीतीश को दे दो। ठीक तो था सर, हमने तो क्वेश्चन समझाया। हाँ ये तो हमने क्वेश्चन समझाया। यस सर, ये चीज़ जो है रिलेटिव इमोशनल वैल्यू हमारे इंडियन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट करता है इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच। जो इंडियन सोसाइटी की बातें नहीं कर रहा सर हम अपने एग्जाम्पल के हिसाब से बता रहे हैं, अपने हिसाब से। बहुत सारे वर्ल्ड में हर जगह हो रहा है इस चीज़, लेकिन ठीक है हमारे इंडियन कल्चर में जो है कंजर्वेटिव अप्रोच है, इसी चीज़ से पे समथिंग लाइक बेस्ट, समहाउ बेस्ट है इसी पे कि रिलेटिव इमोशनल वैल्यूज है कि ये चीज़ करेंगे तो यही चीज़ होगा। जैसे कि आपने बताया, एग्जांपल दिया, डॉरी सती जो था वो भी इसी पे बेस्ट था, और हम ऐसा करेंगे तो यही फ़ायदा होगा। राम नहीं वो नहीं बोल सकते हैं। मतलब एक मतलब पूजा पाठ एक ही जगह पे सीमित हो जाना चाहिए, मीन्स कि यहीं पे होगा, वो चीज़ दूसरी जगह नहीं होगा। ये भी तो रिलेटिव इमोशनल वैल्यूज ही है, कह सकते हैं। वो हर जगह हो सकता है। एक नहीं ये रिलीजियस पे बन जाएगा। सर एग्जांपल अभी नहीं आ रहा है सर दिमाग में, नहीं आ रहा है, सोच रहे हैं सर। कोई बोल सकता है इस पे? हाँ तो है, कोई बोलने वाला है। कोई तुम लोग नहीं बोलना है, तुम लोग को स्पेक्टेटर बनना है, बोला करो ना। इतना जुना बजा रहा है। और हमारे सर कल्चर में हमारे कल्चर में ये बिलीफ है कि हम गंगा, हमारे कल्चर में ये बिलीफ सिस्टम है कि अगर हम गंगा स्नान करेंगे तो हम पवित्र हो जाएंगे और मेरा जो पाप है वो धुल जाएगा। तो इसके वजह से बहुत देखते हैं कि एक कोई आयोजन होता है, कोई शुभ मुहूर्त होता है, उसमें बहुत सारे मासेस, खासकर महिलाएं ज़्यादा होती है, वो गंगा स्नान करती है और घर में जितना भी कूड़ा कचरा होता है पूजा संबंधित सब जा कर के गंगा में वो विसर्जन कर देती है। तो इससे इस बिलीफ से क्या होता है कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है और बेवजह आपका भीड़ लग जाती है। वो होना चाहिए तो प्रॉपरली उसका होना चाहिए, आस्था होना चाहिए गंगा में, लेकिन उससे पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होना चाहिए। वो भी रिलेटिव इमोशनल वैल्यूज ही है कि साल भर पाप करो, एक दिन जाके डुबकी मार के साफ कर दो। यस सर। और दूसरा है कि आप मिथिला कल्चर में देखे होंगे कि अभी जैसे कार्तिक जो मास है वो अपने बूढ़े माँ बाप को लाते हैं और पर डे, हम लोग तो अभी इवेंट तो गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं ठंडा की वजह से, लेकिन वो बूढ़े माँ बाप को रोज़ दिन उसमें नहाएंगे और बेचारा थरथराते रहता है, लेकिन उसको कहते हैं जय श्री राम करके तो स्वर्ग चल जाएगा, इसलिए उसको 1 महीना स्नान कराता है। और उसमें जो मर गया उस 1 मास में नहाते नहाते तो कहेगा ये बाप अच्छा इसका मृत्यु हो गया, अभी स्वर्ग चले जाएगा। ठीक, तो ये क्या, ये सबको नहीं पता नहीं है तुमको? नहीं सर, लेकिन होता है और हाँ झोपड़ी का घर। और सर तीसरा है कि जैसे हिंदू सिस्टम में सर हिंदू बिलीफ सिस्टम में क्या है कि अब जैसे कि कोई मर गया तो उसके साथ जो सब यात्रा में जाता है तो सब यात्रा में जाता है तो उसको वहाँ कम खाना चाहिए, उसका दुख है, लेकिन वहाँ जाके भी धंसा देता है। और अब इधर तो दारू भी पीने का कल्चर हो गया है, अब प्लस उसको कर्जा लिवा करके खेत बेचवा करके उसका भोज करता है 3 बार 4 बार। तो ये गलत है सर, ये ऐसा प्रथा नहीं होना चाहिए। यस सर, बहुत अच्छा।
यस सर। नहीं ना अपना बतिया सर ये सबका मर्जी में जाता है सर। और सर ठीक है, बहुत अच्छा आंसर, देखो बहुत अच्छा है। और जैसे कि हम लोग तीर्थ यात्रा में जाते हैं, तो तीर्थ यात्रा में पहले था कि ग्लोबलाइज करना था और अपने एक तरह से यूनिटी को डेवलप करना था, लेकिन अभी ऐसा कुछ है नहीं। अभी तो मास कम्युनिकेशन हो गया, कम्युनिकेशन अच्छा हो गया है, और अभी देखते हैं कि लोग चल जाते हैं, भीड़ का अनुमान लगाते हैं और भगदड़ मच जाता है। इधर भी वैष्णो देवी में भगदड़ मच गया है, और बाबा धाम में पर डे बहुत सारे लोग मर जाते हैं। तो ऐसे नहीं जाना चाहिए अंधविश्वास की तरह। कोविड में जो जाइए, लेकिन सेफ्टी से जाइए। हाँ, सेफ्टी से जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि और भक्ति करना है, पूजा करना है, तो आप उसको आप अपना भावना को शुद्ध रखिए, विचार आपका अच्छा होना चाहिए। यस सर। सही बात जी, है। हाँ। मैं 100% आप जहाँ है वहाँ आप भगवान को जप कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। हाँ, कुछ नया इशू? यस सर। जैसे कि इंडियन सोसाइटी में सर रीमैरिज का कोई नहीं है। जैसे कि अगर कोई भी यंग लड़की का, जैसे कि कोई यंग लड़की का हस्बैंड डेथ हो जाता है, विधवा, तो उसको सर रीमैरिज का कोई प्रोविज़न नहीं है। तो इसमें क्या है कि सर रिलेटिव इमोशंस है, क्योंकि ये फर्स्ट हस्बैंड से इसका इमोशंस जुड़ा हुआ है, तो अपने दूसरा शादी नहीं कर सकता है। तो ये तो सर इसका कोई वो नहीं है। और सर सही और इंडियन सोसाइटी में सर ये जो क्या कहते हैं इसको, बहुत सारा जो ये, और हमारे बहुत सारे इंडियन हिस्ट्री में भी बहुत सारे ऐसा थे, जैसे कि सती प्रथा सर, कि एक महिला के हस्बैंड के साथ वाइफ को भी जलाना, कि क्योंकि इसका इमोशंस जुड़ा हुआ था, तो ये इनके बिना नहीं रह सकती। नहीं, ये इमोशन का मतलब ये नहीं हुआ। इमोशनल वैल्यूज का मतलब हुआ कि जहाँ आपका सोसाइटी जो डिक्टेट कर रहा है मोरालिटी को, उसका जज्बात जुड़ा हुआ है। ये इंडिविजुअल का बात नहीं है। इंडिविजुअल तब हो सकता है जब इंडिविजुअल मोरालिटी का बात हो। ये सेट ऑफ मोरालिटी है। सेट ऑफ मोरालिटी मतलब क्या? सोसाइटी यस सर, जो डिफाइन कर रहा है उसका इमोशनल वैल्यू जुड़ा है। जैसे सती सिस्टम का बात करते हो, तो सती सिस्टम जो भी लोग प्रैक्टिस करते थे उस समय, उन लोगों का अवधारणा क्या था कि यदि हस्बैंड मर गया तो बीवी का काम ही क्या है, वो भी एक बटन ही रहेगा घर के ऊपर। ये गलत, बहुत गलत सोच है, ये बता रहा हूँ। तो अब इस तरह का मेंटेलिटी, ये बहुत छलावा है, ये माया है, ये गलत बात है। और उसमें आप बार बार इस तरह का थरोली, वो भी कंसेप्शन देखिए, पति मर गया तो पत्नी मर जाएगी ना तो स्वर्ग जाएगी डायरेक्ट, दोनों। ये था कि बहुत अच्छा, बिल्कुल दोनों बहुत अच्छा रहेगा। और इस तरह का एजम्पशन और इस तरह का प्रचार, इससे कुछ लाभ नहीं होगा। यही कहा जाए कि इस तरह कुछ नहीं है, बेकार है, नथिंग ट्रू, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जैसे कि सर हमारे इंडियन सोसाइटी में जादू टोना को बहुत ज़्यादा वो दिया गया स्थान, बहुत ज़्यादा मार दिया जाता है। हाँ, बहुत गर्ल्स लोग को बोल करके, डाइन बोल करके मार दिया जाता है। और फिर कोई भी जैसे कि सर, जैसे क्या कहते हैं, चिकन पॉक्स होता है, उसको माता जी के बोल करके ट्रीटमेंट नहीं करके उसको वो सर घर में ही इलाज कर दिया जाता है, जिससे बहुत सारा डेथ भी हो जाता है सर। तो ये भी सर एक इल्यूजन है। अगर बीमारी रहता है उसका, जैसे कोरोना हो गया और उसको ले जाएगा दुर्गा स्थान, ले जाएगा वहाँ पूजा करेगा, अब उसको ठीक कर देंगे। तुम लोग क्या हुआ, तुम लोग को आंसर नहीं देना है क्या जी? कि क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, सबरीमाला का इशू तो ठीक है, समझ में आया। देखो आज हम लोग क्या क्या डिस्कस किए, पहले समझो। इस तरह से इधर एक न्यूज़ में है कि जो आपका ये प्रेगनेंसी वाला है, उसको डिसाइड करना किसका काम है। हाँ, महिला का काम है, उसको महिला की सेफ्टी के लिए वो अवॉइड कर सकती है। हाँ बिल्कुल, इस बार फेवर तो किया गया है। बोलो इसमें, बोलो। Entry of widows in some occasions it also stops the emotional values upon the family. करेक्ट, ठीक है। जैसे कि देखो बहुत अच्छा मुद्दा है, सोसाइटी का मुद्दा है कि जब शादी हो किसी का तो विडो वहाँ पे प्रेजेंस ना, करेक्ट होता है कि नहीं होता है। इसलिए उसके बाद अलग कस्टम्स, एक मोरालिटी अलग डिवाइस कर दिया जाता है कि देखो जब सिंदूर दान होगा तो साइड में करवाया जाएगा ताकि विडो नहीं देखे। ये भी तो एक सेट ऑफ बिलीफ है। ये क्या है, सब माया है ना, बेकार का चीज है कि नहीं है ये सब। जो मैरिड आदमी, अनमैरिड आदमी भी नहीं देख सकता। हाँ, वो अनमैरिड आदमी के लिए नहीं था बाबू, वो था कि यदि विडो है तो उसका नजर नहीं पड़ता।